पूरा भारतवर्ष एक बात को जानना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। बीजेपी आपकी पार्टी ऐसा क्या खास कर रही है जो राहत आप देना चाहते हैं लोगों को, वो राहत जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच पाए, और वो पहुंचने का सीधा सीधा तरीका है कि आप सरकार में आए, लोकल स्टेट में। लेकिन सत्य, न्याय, धर्म से ही स्वतंत्रता मिली है कहीं ना कहीं। जी ये अच्छा है बुरा है, जी इतिहास अब फिर जाकर पलटा नहीं सकते। जी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत निडर, बहुत मजबूत, ओवैसी के गढ़ से सीधा लोहा लेने वाली, तेलंगाना बीजेपी की बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बेबाक लड़ाका, मजबूत तरीके से अपनी बात रखने वाली, एकदम निडर व्यक्तित्व। उनके साथ बैठ के पर्सनली बात करने का एक अलग ही आनंद है, अलग ही एनर्जी है। आज जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं ओवैसी के गढ़ से ओवैसी के सामने लड़ने वाली माधवी लता जी। मैं राजस्थान से हूँ। हाँ जी, मारवाड़ी जिनको बोलते हैं, मैं मारवाड़ी, नॉट इन तेलंगाना बट मारवाड़ी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ना। कि आप उस धनुष से निशाना किस पे लगा रही थी? है। रामचंद्र जी जब धनुष उठाए तो किस पे निशाना लगाए? अन्याय पे, अत्याचार पे। ये बाण उन लोगों के प्रति है जो अन्याय से, जो लोग मेहनत कर टैक्स भरते हैं, वो टैक्स के पैसे जो म्युनिसिपैलिटी से आता है उनका क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन खा लेते हैं उनका प्रति। सबसे पहले पूरा भारतवर्ष को ये जानना पड़ेगा कि हैदराबाद नाम से जो सांसद का क्षेत्र है, जिसमें विधानसभा 7 है, उनमें से एक भी नई बस्ती का नहीं है। और हैदराबाद नाम जो आप सुनते हैं तेलंगाना का राजधानी है, वो अलग है। ये मैसेज आप क्लियर दे रही हैं साथ में कि सनातन मतलब सबका भला चाहने वाला सनातन। सनातन मतलब जिसका ना कोई तारीख हो। सृष्टि जब हुआ है उसके साथ ही प्रारंभ होने वाला एक धर्म। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं वो गोविंद सिंह राजपूत। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत निडर, बहुत मजबूत, ओवैसी के गढ़ से सीधा लोहा लेने वाली, तेलंगाना बीजेपी की बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बेबाक लड़ाका, मजबूत तरीके से अपनी बात रखने वाली, एकदम निडर व्यक्तित्व। उनके साथ बैठ के पर्सनली बात करने का एक अलग ही आनंद है, अलग ही एनर्जी है। आज जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं वो हैं माधवी लता जी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका प्यार हमें मिलता है, हमें ये फील होता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, और फिर हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी इस तरह की बातें करते रहें, और भी आपके लिए इस तरह के स्टडीज़, रिसर्च या इस तरह के अच्छे लोगों से और भी बातें करें और वो आप तक पहुंचाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका द GSR टॉक में। मैम, कल जब मैं आपसे पहली बार मिला, मैंने आपके बहुत कैंपेनिंग देखे, आपका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोर शोर से देखा मैंने 2024 में, 23 में। और कल जब मैं आपको देखा और आपको भीड़ जिस तरीके से देख रही थी, आपने जैसे ही कलेक्टर ऑफिस में आप एंटर हुए, आप जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, लोग लाइक वन साइडेड लव कैसा होता है उस तरीके से लोग आपको एकदम निहार रहे थे, और एक उम्मीद की किरण जैसे खिल गई हो उस तरीके से लोग आपको देख रहे थे। मैं बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल इस तरह के धरना प्रदर्शन या ज्ञापन में कभी नहीं गया, और मैं पहली बार आपसे मिलना चाह रहा था तो वहाँ आ गया, और मैंने वो जो व्यू देखा, मैं खुद 1 घंटे तक वो पूरा प्रोसेस चला, और मैं भी आपको एक तरीके से निहार ही रहा था, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मिल रहा हूँ जो लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं। क्योंकि आप एक तरफ बहुत ज़ोर शोर से हिंदुत्व की बात कर रहे थे, जैसे ही आप नीचे आए, मीडिया को आपने बाइट दिया, तो आपका एकदम जोश के साथ में पहली बात थी कि हिंदुत्व बचना चाहिए, मैं हिंदुत्व के लिए लड़ रही हूँ और मैं लड़ूंगी। और फिर सडनली कुछ मुस्लिम महिलाएं आती हैं वहाँ पे, और वो आपसे आई डोंट नो व्हाट बट किसी तो रिलेटेड रिक्वेस्ट करती हैं, शायद घर के बारे में, या उनको कुछ इश्यूज़ थे, तो वो बहुत सारे लेटर्स लेके आपके सामने आती है कि मैम हमें ये प्रॉब्लम्स है, और आप सडनली बोलते हैं कि आई विल फाइट फॉर यू। आई एम लिटिल कंफ्यूज कि मतलब एक तरफ हिंदुत्व की बातें कर रही हैं मैडम, और दूसरी तरफ मुस्लिम लेडीज़ को बोल रही हैं कि आई विल फाइट फॉर यू। तो मैं पर्सनली सच में बहुत इंप्रेस हुआ। कैंपेनिंग देखी तब तो हुए, बट कल का सीन था वो मैंने रात को फ़ोन करके कम से कम मेरे 15 से 20 दोस्तों को बताया होगा, पर्सनली कॉल करके, मेरी फैमिली को और मेरे फ्रेंड्स को। तो मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस हुआ, और वो पूरा सीन कल का जो था, प्लीज़ आप वो जो डिफरेंस है ना, थोड़ा उसको बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली। सबसे पहले आप जैसे ही मुझे कलेक्टर ऑफिस में देखा, आपने कहा था कि भीड़ मेरे ओर
खींचे आए। और आपने कहा कि ऐसे आपने किसी रेगुलर तौर पर, आम तौर पर किसी राजनीतिज्ञ को नहीं देखा है। बेटा ये बात मुझे तो पता नहीं है कि मैं राजनीतिज्ञ हूँ या नहीं, ओके। लेकिन मैं एक बात आपसे कह सकती हूँ कि सनातन धर्म ने मुझे एक बात सिखाया है कि बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका जन्म एक स्त्री के रूप में होता है। ओके। क्योंकि जब तक विवाह न होकर बच्चे न हो जाए, एक पुरुष पिता का दर्जा नहीं मिलता है या उनके अंदर पिता की भावनाएं जागृत नहीं होती नहीं होती है। लेकिन एक स्त्री का जन्म मात्र से ही उनके अंदर मातृत्व के भावनाएं जागृत होती है। ओके। इसलिए अगर आप देखा जाए घर में भी, अगर कोई दीदी है घर में, जी बड़ी छोटी उम्र से ही दीदी को ना घर संभालना, चूल्हा चक्की करना, जी ये तो गलत बात है कि कई पाश्चात्य के लोग हमारे ऊपर ये दब्बा थोप दिए हैं कि औरत एक चार दीवार के अंदर एक काम वाली के जैसा है। नहीं, जी बिल्कुल नहीं। प्रेम को बांटने वाली है। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ या राजनीति से अलग भी, जब मैं यहाँ पे राजनीति में आई भी नहीं, जी तब भी मैंने 25 साल तो मैंने प्रजा का सेवा एक समाज सेविका के जैसे करते ही आई हूँ। हाँ, बचपन से ही करते आई हूँ। तब आर्थिक व्यवस्था या हमारी ये हैसियत नहीं रही थी। जी लेकिन विवाह के पश्चात हमारा जब भी थोड़ा आर्थिक हमारा स्थिति अच्छा बेटर हुआ हुआ। था, जी अच्छा था, तो हमने कई लोगों की मदद हाथ बटा के किया है जिसके अंदर न कभी हमने मजहब देखा है। ओके। क्योंकि हम एक ही बात मानते हैं, जी ये भारतवर्ष है और हम भारत को भारत माता कहकर कहते हैं। और भारत माता यानी सबकी माँ, सबकी माता। जी माँ जिनके बच्चे इस धरती पे, इस पुण्य भूमि पे, इस अखंड भारत पे जन्म लिए हैं, जी माँ उनकी संरक्षण करती है। यही मुझे सनातन हिंदू धर्म ने सिखाया है। ओके। इसको ही मैं प्रेरणा लेकर जी और स्वयं एक स्त्री होने के नाते, जो मेरे अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कोई भी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, वो अंदर से ही जन्म हैं, से ही चीजें हूँ मैं स्त्री। ऑटोमेटेड हैं। जी हाँ, तो उसके साथ सनातन धर्म का ये सोच विचार जब जुड़ जाता है जी तो एक इंसान के आंखों में जो आंसू आते हैं, आंसू यूं ही तो नहीं आते किसी के, बिल्कुल कोई रोना नहीं चाहता है, बिल्कुल। सभी खुश रहना चाहते हैं, जी हंसी हंसी में जीवन को बिताना चाहते हैं। जी लेकिन किसी के आंखों में आंसू है, इसका मतलब है उनको दबाया गया है या उनके प्रति अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है। हिंदू धर्म को जब मैं संरक्षण करने का एक दायित्व एक सैनिक बनकर मैं करना चाह रही हूँ, जी इसीलिए क्योंकि जब जब हिंदू धर्म के प्रति अन्याय हुआ हो, उस अन्याय को मैं लड़ना चाहती हूँ न्याय दिलाने के लिए। ओके। कल भी आपके ऐसे ही वर्ड्स थे, यही वर्ड्स थे एग्जैक्टली कि मैं लड़ना चाहती हूँ और मैं लड़ूंगी। तो यही हुआ है जब मेरे प्रति एक मुसलमान स्त्री भाग के आई है। जी वहां मुसलमान धर्म नहीं है, वहां पर एक मुसलमान स्त्री जो पसमंदा है, जो जिनका दर्द है, जिनके प्रति अन्याय हुआ है, उनके प्रति न्याय करने का सीख मुझे सनातन धर्म देती है। ओके। बट मैंने सेम टाइम पे मैम वहाँ एक चीज़ और भी देखी कि जैसे ही लोग वो लेडीज़ आपके पास आई तो कोई तो एक पर्सन पीछे से आया और उनको साइड में करने की भी कोशिश की। यही तो सबसे बड़ी सच्चाई है इस धरती के ऊपर। जी जब वो स्त्री हमारे तरफ खींचे आई है, एक स्त्री के अंदर जो मातृत्व की एक भावना होती है, जी वो प्यार देती है और प्यार निसंकोच लेती भी है। ओके। तो वो जब मुझे देखी है, एक बच्ची बनकर मेरे तरफ खींच के आई है, क्योंकि उनको लगा कोई और माँ मुझे मिल गई, मेरा इंटरनल कनेक्शन कनेक्ट हो गया। एग्जैक्टली, एक स्त्री दूसरे स्त्री के प्रति एक कनेक्शन है वो, क्योंकि हमें हमारे ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं हम लोग। जब वो खींचे आई है तो मेरे अंदर का जो मातृत्व था
वो वो भी निकल तुरंत गए। निकल के यही बोली कि मैं आपके लिए ठहरूंगी, आप सोचना नहीं, जो हो सके मैं आपके लिए करूंगी। करूँगी। लेकिन शायद उनके अपने होंगे जो आदमी भाग के आया है, उन्होंने मुझे कैसा देखा है? उन्होंने मुझे देखा है इन्हों भाजपा पार्टी की है, इन्हों MIM से लड़ी है। जी। देखिए, उनका सोच न्याय और धर्म के लिए नहीं था, पार्टी उनका के लिए था। सोच शायद ये सा था, शायद इसलिए बता रही मैं, शायद था कि आज मैं इनके साथ हेल्प ले लूंगा तो कल मेरे कोई MIM वाले घर आ जाएंगे, मेरा को पता नहीं क्या दिक्कत होगी। ये एक प्रकार का सोच हो सकता है। ओके। अब दूसरे प्रकार का सोच ये हो सकता है क्योंकि भले वो लोग आए थे उन्हीं के लोगों के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करने, वहां वो अलग बात है, अलग बात है। लेकिन मेरे से मदद लेना उनको उनके नागवार लिए लगा। खटकता है, खटकता है। उस पुरुष को खटकता है, उस आदमी को खटकता है, क्योंकि बट उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा कि एक तरफ आप बीजेपी से हैं और बीजेपी से भी पहले आप कहीं ना कहीं, जैसे आप बताती हैं कि सनातनी है ना, वहीं से फिर बीजेपी और वो सब चीज़ें बाद में आती है। तो आप जब उनकी हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप परेशान नहीं हैं, तो क्या लगता है उनके लोगों को ऐसा सच में लगता होगा कि हमारी पार्टी को इफेक्ट होगा या उनके पार्टी के लोगों को फर्क पड़ता होगा? ऐसा ऐसा भी सोच रखते हैं लोग? नहीं, मैं एक सच्चाई पूरा भारतवर्ष को आपके इसके पॉडकास्ट से माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। जी। हम अक्सर सोचते हैं कि मुसलमान हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, बात ये नहीं है। ओके। बात ये है कि इन मुसलमानों को धर्म के नाम से, मजहब के नाम से, इस्लाम के नाम से जो रोका जाता है वो कहीं पे भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है कि आप जिस देश के वासी हो, जिस देश में आपने जन्म लिया, उस देश के ही आप विरोध में सोचो, विरोध में काम करो। या दूसरे लोगों से जहां मदद तक ना ले मैं सको। जानती हूँ कुरान को, बिल्कुल जी। वैसा लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर वैसा कुरान में लिखते हैं तो मुसलमान जाके अलग अलग देशों में कैसे सेटल हो सकते हैं? सही है। इसका मतलब है थोड़ी खुदा उनके लिखे होंगे कि आप जहां जाओ वहां दुश्मनों को मोल लो, जिंदगी को आप दलदल में फंसा दो। फंसा दो। थोड़ी कोई खुदा किसी अपने नहीं लिख अपने सकते। लोगों से बताएंगे? नहीं हो सकता। ये तो बेसिक सोच बिल्कुल, विचार है ना भैया। बिल्कुल। खुदा यही बताएंगे कि जिस देश में आप रहते हो, जिस रोजी रोटी आप काटते हो या जिस देश के आप वासी हो, भैया वहां पे मिलजुल जोल से प्यार से रहो, क्योंकि आप अच्छे रहिए, यही मैं चाहता हूँ, यही तो खुदा बोलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लोगों को खुश देखना, अपने बच्चों को खुश देखना उनकी पहली प्रायोरिटी है। बिकॉज वही तो हर मजहब वाले, हर धर्म वाले अपने अपने भगवान को माता पिता मानते हैं। बिल्कुल। ऐसे ये लोग भी खुदा को अपना पिता मानते हैं, जी। है ना बात सही? बिल्कुल। तो बताइए कौन सा ऐसा खुदा है जो उनके खुद के बच्चों को बोलेंगे जाके हिंदू से लड़ो, नहीं हो सकता। हिंदू धर्म आपका विरोध करो, आपके प्रति आती है तो आपका मदद करती है, फिर भी विरोध करो। लेकिन अगर बात इतनी सिंपल है, बात इतनी सीधी है, तो इनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इनको जहां तक मैं पुराने बस्ती को जानती हूँ, ऐसा एक डर के अंदर ये लोग इनको जकड़ के रखते हैं। ओके। इसलिए ये लोग कभी भी देखिए, इन लोग जब एक बिरादरी के जैसे जीते हैं, यानी कि आप एक कॉलोनी को जाइए तो वही लोग रहते, ताकि वो एक दूसरे को सोच विचार के ऊपर प्रभाव डाल सके। मतलब नो वन कैन मिक्स। नहीं समझ नहीं रहे आप। जैसे कि मैं आपको और आसानी से एक उपमान देती हूँ। जी। जैसे कि एक मुसलमान स्त्री है, एक गरीब परिवार से है, उनके घर में उनके ऊपर कुछ ज्यादती हो रही है, वो औरत घर के अंदर से निकलकर पुलिस स्टेशन तक जाने के अंदर उनको कहीं मुसलमान के घरों का दहलीज सामना कर पार कर जाना पड़ता है। ये लोग रोकते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग वो नहीं है जो सही में कुरान को जानते हैं। ये लोग वो है जो इस्लाम का पर्दा के पीछे राजनीति करते हैं। ये लोग ऐसे इनके ऊपर एक डर पैदा कर
इसलिए इनको एक समूह से ही जीने देते, जैसे कि इनको हिंदुओं से मिलजुल कर जीने नहीं देते, इन लोग क्रिश्चियन से मिलजुल कर जीने नहीं देते, इन लोगों को जैन के साथ मिलजुल कर जीने नहीं देते, इनको सिख के साथ मिलजुल कर जीने नहीं देते, इनको पूरा एक ही कॉलोनी में, बस्ती में, एक मोहल्ले में जाइए पूरे मुसलमान 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 रहेंगे, क्योंकि उनकी पोल बाहर ना आए किसी भी तरीके से, ना इनको कंट्रोल कर सके। ओके आप वही पोल मत कहिए। जी 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 क्योंकि मैं अपने शब्दों को बड़ी सोच विचार करके मैं बोलती, बात पोल की नहीं है, बात उनको कैसा आप उनका जो भी दुख या तकलीफ है बाहर नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों के प्रति हर वक्त उनका हक बन के रहना चाहिए, और उनके घर से एक विचार जो बाहर जा रहा है वो विचार उनकी बिरादरी को गलत साबित करने वाला नहीं रहना चाहिए। ओके मैं इस्लाम को नहीं कह रही हूँ जी, वो पर्टिकुलर बिरादरी जी, वहां पे एक मौलाना हो सकता है, मुल्ला हो सकता है, इमाम जी हो सकते हैं, जो भी है वही 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 वही, और इसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल होना चाहिए। सिंपल बताइए, नहीं तो आप महाराष्ट्र के इलेक्शंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या दखलंदाजी है? हमने कोई मठाधीश को आकर सारे हिंदुओं को बोलते कभी आपने सुना है? नहीं, कभी नहीं। कभी कोई मठाधीश को डिक्लेयर ओपनली इलेक्शन में फंड दे रहा हूं कहते हुए सुना है? नहीं। उलेमा बोर्ड आ गया वहां पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ आ गया वहां पर। आपने मैम जब इलेक्शन लड़े, महाराष्ट्र तो खैर दूर का हो गया, आपने जब इलेक्शन लड़े आपने ऐसी जगह पे ताल ठोकी कि वहाँ लोग अपना मतलब ऐसा समझते हैं कि शुरू होने से पहले करियर ख़त्म हो गया वाला सीन है। एक होता है ना मठाधीश गादी टू गादी जो सिस्टम चलता है, या मेरा ही सब कुछ है राजा वाला सिस्टम, उस तरीके से कहीं ना कहीं मेंटेन चीज़ें थी और आपने उसी जगह को चुना और आप, मैंने जहाँ तक देखा, बहुत मजबूती से लड़ी। पर इस पूरे प्रोसेस में ये जो इतना मजबूत गढ़ बना हुआ है और इसकी दीवार इतनी मजबूत है, जैसा आप बता रहे हैं, उसको पार करने के लिए लोगों को जो अंदर है उनको बहुत सारे घरों को पार करना पड़ता है। वैसे आपको भी तो अंदर घुसने के लिए बहुत सारे घरों को पार करना पड़ा होगा। पार करना पड़ा। कितनी मुश्किलें थी आपके लिए? ये बहुत अच्छी सवाल है। शायद आम इंसान जी जो गरीब है, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, उनको पार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। ओके। मुझे तो उनको पार करने में, ये सारे धर्म हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में? सारे धर्म है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, जितने भी मेरे हिसाब से हैं सारे हैं। गुजराती है, राजस्थानी है, बिहारी है, कन्नड़ा वाले हैं, तमिल वाले हैं, मलयाली हैं, तेलुगु हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कश्मीर के हैं, पूरा हिंदुस्तान, बस्ती एक हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान बसता है। इतनी महत्वपूर्ण सांसद क्षेत्र है। अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। वहां पे 1200-1300 साल पहले के मंदिर से लेकर है। ओके। हाँ, सिख के भी बहुत पुराने, बहुत इतिहास के कई बहुत पुराने वहां पे गुरुद्वारे हैं। ओके। बहुत इतिहास है। छत्रपति शिवाजी महाराज आ चुके हैं वहां पर। ओके। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में? हाँ जी, वहां पे दरवाजा भी है वहां पर। ओके। वो जो हाथी से लड़े थे वो वहीं पे हुआ था। तो यहाँ पे हमको कहाँ दिक्कत हुई है? जी। मजहब को राजनीति बनाकर लोगों के बीच में एक ऐसा नफरत पैदा करने वाले झुंड से था मेरा प्रॉब्लम। ओके। और वो तो होगा ही वहां पे। लेकिन मुझे इसलिए उन सबको पार कर कर उस एक छोटा सा इंसान तक मुझे पहुंचना था। मैं छोटा कहने के मतलब इधर जो कमजोर है, जो स्वयं के लिए लड़ नहीं पा रहा था, आखिरी वर्ग, जहां वक्के भी जमीनें बेचे जा रहे थे, खाए जा रहे थे, जहां हिंदू सनातन धर्म के मंदिर के जमीन भी खाए जा रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, जहां पसमंदा मुसलमानों के घर में भी लड़कियों को अपने फायदों के लिए बुलाया जा रहा था, जहां पर हिंदू परिवारों के लड़कियों के प्रति लव जिहाद हो रहा था, जहां मुसलमान पसमंदा के घरों से बाल कारा घर में जा रहे थे,
छोटे छोटे बच्चे ये सब चोर चक्कू कर कर जा रहे थे, ओके जहां पर हिंदू परिवार के घरों से भी बच्चे बाल मजदूर बन रहे थे। ये सच्चाई जो है, और ये सारी बातें मैम तेलंगाना का सबसे इम्पोर्टेंट सीट और सबसे आई थिंक प्राइम लोकेशन की सीट हैदराबाद, मतलब मेन आज पूरी भैया इंडिया में आज तक आप बताइए, सब कुछ अगर कोई कुछ जानता है तो वो हैदराबाद जानता है तेलंगाना में, एक तरीके से अगर बताया जाए तो, कि तेलंगाना मतलब यहाँ मैं पहला आपको माइंड में रोकना हैदराबाद। चाहती, यहाँ मैं आपको रोकना आप बता रहे हो आज सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सीट। इसके पहले इलेक्शंस में जी। पूरा देश ने कभी देखा है हैदराबाद के इलेक्शंस को? नहीं, वो तो फैक्ट है ना कि जब बोल्ड टू बोल्ड पर्सन टक्कर होती है तभी तो देख पाते नहीं हैं। नहीं, आप जो कह रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट सीट, नहीं, सिर्फ सीट- 2024 में जी, सीट की बात बड़े भाइयों के 2024 के वजह बाद। से, जी जी जो जी दिल्ली के बड़े भाई बैठे थे, जी जिन्होंने मुझे मौका दिया है जी लड़ने के लिए, जी। तब तक तो वो सीट कभी इम्पोर्टेंट सीट था ही नहीं। बिल्कुल, सीट 2024 में इम्पोर्टेंट हुई, पर वो एरिया, वो जोन, वो नाम तो मैम हमेशा से इतिहास के मुद्दे पर वो प्राइम। देश के बहुत महत्वपूर्ण स्थानों से एक स्थान है। यस, और इट हैज उस जगह गोल्डन पे हेरिटेज। टूरिज्म में आज तक आप लोग सिर्फ चार मीनार चार मीनार चार मीनार सुनते आए, जिसका उम्र 400 साल या 450 साल है, उतना ही। ओके। गोलकोंडा किला जो काकतियों का है, काकतीय वहां के साम्राज्य। अंदर जो जगदम्बा मंदिर है वो 1100 साल का मंदिर है। ओके, और वो हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। ओह, आज तक तो किसी को नहीं पता। आज तक तो उस क्षेत्र के सांसद के महोदय कभी अपने जबान से असदुद्दीन बात भी नहीं करते उसके बारे में। सिर्फ चार मीनार के बारे में बात करनी, कोई खत्म हो जाती है बिल्कुल, उनकी मैं हैदराबाद जीवन। 20 बार आया हूं और मुझे इस बारे में नहीं पता। वही तो बता रही हूँ, किसको पड़ा है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये सबसे दर्दनाक बात है जी। कि वहां पर सिर्फ लोग दम बिरयानी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां पर कई सालों से कई जगह के लोग आके एकत्रित हुए हैं, जहाँ रोड के ऊपर डोसा भी बहुत ही मजेदार होता है, वहाँ का छोला भी बहुत मजेदार होता है, कचौरी भी बहुत मजेदार होता है, लेकिन वो कभी प्रमोट नहीं हुए, उनके बारे में कभी बताया नहीं गया। कभी बताया नहीं। बट मेरा क्वेश्चन अगेन, कि आपने जैसे बताया कि वहाँ पे लव जिहाद या ये जो दबाने का काम, ये मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि जैसे मुंबई है, मुंबई की मलाबार सीट बोले तो प्राइम सीट हो गई, वेल एजुकेटेड लोग हो गए, सबसे चर्चित होती है, मेन है। वैसे तेलंगाना की हैदराबाद, मतलब होता है ना कि नाम ही उसके साथ जुड़ गया सीधा, लोगों को पूरे भारत में क्या पता है कि हैदराबाद। अब हैदराबाद सीट है वो कम, मतलब हमारे माइंड में तो ये होगा कि वेल ग्रोन अप है वहाँ पे लोग, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक होगा, बहुत बोलते ना फैसिलिटीज के मामले में बहुत लग्जरियस होगा, सब कुछ बहुत इजी हैदराबाद होगा। सांसद के सीट के अंदर तरक्की वाला हैदराबाद कुछ भी उस दायरे में नहीं पड़ता है। नाम से हैदराबाद है वो सीट, लेकिन उसके अंदर आता है पुराना बस्ती। ओके ओके। सबसे पहले पूरा भारतवर्ष को ये जानना पड़ेगा कि हैदराबाद नाम से जो सांसद का जी क्षेत्र है, जिसमें विधानसभा 7 है, उनमें से एक भी नई बस्ती का नहीं है। और हैदराबाद नाम जो आप सुनते हैं तेलंगाना का राजधानी है, वो अलग है। ओके ओके, दिस इज द कंफ्यूजन। ओके। हाँ, नाम तो हैदराबाद रख लिए इसका, इसलिए कहती हूँ झंझट खत्म करते हैं, उसको भाग्यनगर बना देते हैं। ओके। मतलब आप अपनी सारी प्लानिंग पहले से करके बैठे हुए हैं। ये प्लानिंग की क्या जरूरत है बेटा, ये तो दिल है, ये मन है। ओके, ऐसे तो प्रजा तो कंफ्यूज हो रही है भारतवर्ष से। बिल्कुल बिल्कुल तो हो रही है। भाग्यनगर बना दो सीट। जैसे मैं 20 बार हैदराबाद आया और मुझे नहीं पता कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैदराबाद जो हम जानते हैं उसमें फर्क है। हाँ, अब मैं बताऊं कि पूरा पुराना बस्ती जिसका अगर भाग्यनगर नाम दे दे जी वो अलग है, और तरक्की करने वाला हैदराबाद अलग है। कम से कम भाग्यनगर तो नाम है, अंदर भाग्य नहीं है, ये तो जान लेंगे हम सब लोग। ट्रू ट्रू ट्रू। तो उस किले में घुसने का क्वेश्चन अगेन, कि जब आपने चुनावी ताल ठोकी, जब आप उस मैदान में उतरे, तो सबसे ज़्यादा जो एकदम होता ना कि ये बहुत मुश्किल है,
ये टफ हो रहा है, ये परेशानी हो रही है, मतलब सामने वाले परेशान कर रहे हो या आपकी तरफ से चीज़ों को कवर करने में परेशानी हो रही, सबसे मेन एक कुछ खास ऐसा जिसने आपको बहुत परेशान किया कि ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये करना है? सच बात तो ये है, वैसा कोई मुद्दा मेरे दिमाग में जिस दिन से मैंने होश संभाला है आज तक नहीं आया, ओके। क्योंकि मेरे शब्दकोश में ऐसा कभी शब्द ही नहीं आया जो नामुमकिन है। ओके। लेकिन एक बात मुझे बहुत दुखी करने वाला मुद्दा ये था वहां पर, मानसिक रूप से मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करने वाला मुद्दा ये था कि हमारे जो मुसलमान परिवार हैं वहां पर ऐसा कौन से सोच विचार में ये लोगों को बंद कैद किया गया है कि अपने घर के बच्चे, अपनी मजबूर जीवन, अपने दलदल की जिंदगियां, इन सब को दांव पे लगाकर भी ये लोग उन्हीं के पीछे हैं। उन्हीं गुंडागर्दी करने वाले राजनीतिज्ञ के डर के वजह से या कौन से उस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। शायद वो परवरदिगार हो उनके भाषा में या मेरे भाषा में माँ भगवती हो। मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ कि उनको एक ऐसा दिन दे जिस दिन सूरज उगता है जी। तो उसके साथ साथ उनको सोचने का शक्ति दे, क्योंकि उनकी इसी कमजोरी के वजह से, उनकी इसी बेबुनियाद डर के वजह से, यानी कि जब मोदी भाई हम सब उनके लिए ठहरे हैं, काश वो हिम्मत कर पाते, क्योंकि वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जिस डाली पे वो बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, यानी कि उनके रेशन कार्ड, उनके वोटर आईडीज, उनके घर, उनका जमीन, उनका वक्फ के प्रॉपर्टीज जिन पर उन पसमंदों को ऊपर उठना था मुसलमानों को, आज ये सब खुदगर्ज मजहब के आड़ में काम करने वाले राजनीतिज्ञ रोहिंग्यों को, अलग अलग देश के जो गैर कानूनी मुसलमानों को यहाँ पे सेटल करवाकर इनका निवाला उठाकर उनको दे रहे हैं। ओके। और ये ऐसा क्यों कि मतलब वो तो अपने लोग हैं, उनको वो फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों को यहाँ स्टेबल करके उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं? अगर उनके सारे लोगों को पहले आप बता दीजिए, फैसिलिटीज दे देते, सारे मुसलमानों को पढ़ाई दे देते, तो जो आधुनिकता आज है चारों तरफ, जिस प्रकार का टेक्नोलॉजी आपके चारों तरफ है, जैसे कि एक मोबाइल फोन है, न्यूज़ आता है, समाचार आता है, देश विदेश के बीचों में जो बातचीत हो रही है, नहीं तो देश के अंदर का जो प्रगति हो रही है, जब एक आम मुसलमान अपने सोच विचार से उठकर बाहर आएगा इन सब से, उसको सच सच झूठ झूठ, पानी का पानी, दूध का दूध समझ में आ जाएगा। okay. आज नहीं तो कल ये सब एक सही, एक न्याय, एक धर्मबद्ध राजनीति के ओर बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से उनको डर है, उनको यानी ये लोग जो खुदगर्ज मजहब के नाम पे पार्टी चलाने वाले हैं, इनका खाना और इनका पीना, दुकानें बंद हो जाएंगे। अगर आप चंद लोगों को लेकर, चंद मुसलमानों को जो गरीबी में है, आप चंद लोगों को उनसे उठाइए, दाल पानी दे दीजिए, थोड़ा बहुत आपके यहाँ पड़े रहेंगे, काम कराते रहेंगे आप उनसे, क्योंकि आपने उनको डेवलप किया ही नहीं है, तो उनकी सोच आगे नहीं है, आगे और नहीं आप बढ़ेगी। जो कुछ भी दे रहे हैं उसमें वो खुश है, रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब वही उनके पास आदत ऑप्शन हो नहीं जाएगी है, ना आदत हो भैया। आप जाए। वही तो आदत हो जाएगी ना। आप जिस माहौल में लोगों को रखोगे उसी से आदत हो जाएगी, और वो उस बाउंड्री को पार करने की कोशिश भी नहीं करेंगे एक टाइम के बाद। अच्छा, आपको पता नहीं है, आपने कभी सुना ही नहीं बचपन में, जी। हाथी जब छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको जंजीरे में जोड़ कर रखते हैं, जी। जंजीरों से। जी। लेकिन जैसा हाथी बड़ा होता जाता रहता है, उसको दिमाग में ये सोच आ जाता है कि उसको पैर को जो बांध के रखे हैं
वो बड़ा मजबूत है, बलवान। ओके। यानी क्या, आप वो लोहे के जंजीर को आप तोड़ के नहीं आ पाएंगे। उसके बाद जो घास से बनता है ना रस्सी, जी। आप उसको भी डालो तो भी तब वो भी आगे नहीं, हाथी यही सोचती है। क्योंकि वो थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाता है उसका। एग्जैक्टली वही हो रहा है उनके साथ। ओके मैम, आप और आप देखिए, इन सारे लोगों को मदद कर कर उठाने से अच्छा है चंद लोगों को इधर से उधर से उठा के ला लो। गैर कानूनी लोग, उन लोगों को तो डर है क्योंकि वापस उनके देश नहीं जा सकते, मजबूरी उनकी भी है। देखिए आप, यहाँ रहना है, वहां से यहाँ थोड़ा जीवन अच्छा है, तो आप जो देंगे जो उसमें आप खुश। फेंक रहे हैं वो उठाओ। खुद के बिरादरी के देश भारत के मुसलमानों को अन्याय करो, क्या फर्क पड़ेगा। रोटी का मामला है भाई। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला कहीं ना कहीं सीन होता है। करेक्ट। ओके मैम, आपको हमने मतलब पूरे हिंदुस्तान ने 2024 में देखा। इससे पहले भी आप बहुत सोशली एक्टिव थी, लेकिन किसी ने नहीं देखा। बट किसी ने नहीं देखा, है ना। 2024 में आप अचानक से आई और सबको अपना विकराल रूप दिखाया एक तरीके से। विकराल रूप से मेरा मतलब है कि आपने वो, आपका एक स्टंट था, आप वो जमीन पे बैठ के वो धनुष बाण बाण वाला, चलाने हाँ, वो बहुत वायरल भी हुआ और बहुत तारीफें भी हुई उसकी, है ना। तो बहुत कमेंट्स भी हुए, ट्रोल भी हुआ वो। बिल्कुल, वो बहुत ट्रोल भी हुआ। पर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उस धनुष से निशाना किस पे लगा रही थी? रामचंद्र जी जब जब धनुष उठाए तो किस पे निशाना लगाए? अन्याय पे, अत्याचार पे। यहाँ अन्याय है वह लोग, यहाँ अन्याय है वह सोच जो हिंदू और मुसलमान को एक होने से रोक रहा था। ओके। यह अन्याय है वह लोग जो गरीबी से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, जी चाहे जैन हो, जी। चाहे बंगाल से आए से हो, मुसलमान हिंदू हो, जो भी हो, उनको ऊपर उठने नहीं देते। उन लोगों के प्रति था वो बाण जो लोग मजहब के नाम से सबको, जिनका न्याय, जिनका हक था, जैसे कि गरीब मुसलमान को वक्फ प्रॉपर्टीज पे हक है, एक गरीब हिंदू को अपने हिंदू धर्म पे और हिंदू धर्म के से आने वाले हर उस मदद पे जिनका हक था, वो खा रहे थे। तो ये बाण उन लोगों के प्रति है जो अन्याय से, जो लोग मेहनत कर कर टैक्स भरते हैं, वो टैक्स के पैसे जो म्युनिसिपैलिटी से आता है उनका क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन खा लेते हैं, उनका प्रति था। और वो बाण लगा वो आपको? बाण आपको था। लगता है कि वो बाण सही निशाने पे लगा? वो मेरा कर्तव्य नहीं है। ओके जहां लगना है वो राम स्वयं देख लेंगे। ओके। तो हमारा कर्तव्य यही है, एकता का बाण डाले, प्यार का बाण डाले, न्याय दिलाने का एक ऐसा बाण डाले, राम राज्य स्थापित करने का डाले। लेकिन जिन जिन को जहां जहां चुभना था, शायद छुपा हो, हमें क्या पता है। ओके। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप एक तरीके से ये कह रही हैं कि आप जब सनातन की बात करती हैं, आप जब हिंदुत्व की बात करती हैं, तो ये मैसेज आप क्लियर दे रही हैं साथ में कि सनातन मतलब सबका भला चाहने वाला सनातन। सनातन मतलब जिसका ना कोई तारीख हो। ओके। सृष्टि जब हुआ है उसके साथ ही प्रारंभ होने वाला एक धर्म, वो सनातन का मतलब। तो आप लोगों को ये बिलीव दिला रही थी कहीं ना कहीं कि हम भी बात हिंदुत्व की करते हैं जैसे आप करती हैं, पर उस हिंदुत्व का मतलब वो नहीं है कि सिर्फ हिंदू, सबको साथ में लेके चलना, अहिंसा सबका, परमो धर्मः। आप सबको बताइए, बिल्ड करना। यही अहिंसा जी परमो धर्मः, जी। ये अगर आप व्यास महर्षि के महाभारत पढ़ेंगे तो प्रथम अध्याय में ही ये बात आएगी। ओके। अब आप बताइए, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा न करना या अहिंसा से रहना, हिंसा न करना सबसे प्रथम मुख्य धर्म है। बताइए हम मजहब का नाम क्या है? कहीं नहीं। ये सनातन हिंदू धर्म है। और वो बात कहीं ना कहीं आप उन लोगों में डाल पाए, उसी का ये रिजल्ट था कि वो लोग आप तक पहुंच पाते हैं। नहीं, ये बात डालने का नहीं है मेरा काम। ये बात मैं स्वयं अपने व्यक्तित्व में डालकर
नहीं, पर वो मैसेज आपको कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी तो पास करना पड़ेगा ना, उनको वो ट्रस्ट तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि किसको? उनको जैसे आपने बताया किसको? कोई भी दूसरे धर्म के लोग हैं जो दबाए जा रहे हैं, जो कुचले जा रहे हैं, जो पिछड़े हैं, और आप जिनके लिए लड़ना चाह रही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सनातन की जब बात करते हैं, आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सिर्फ हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, आप हर धर्म उस के लिए, न्यायबद्ध धर्म के लिए लड़ रहे हैं हम, यस जहाँ पे लोग दुखी है, जिन पे अन्याय हुआ है। जी जी ये बात मैं किसी के दिमाग में नहीं डाल सकती। अहिंसो परमो धर्मः मैं किसी के दिमाग में डालने का मतलब है आप उसके बारे में बात करना। ओके आप बात करेंगे तो किसी के दिमाग में नहीं आएगा, आपको बात करने की जरूरत है। वैसे तो काफी पुस्तक पढ़े हुए हैं, ओके बहुत सारे मठाधीश, सन्यासी, योगी, अखाड़े बात कर रहे हैं। ओके शायद बहुत सारे मौलाना मुल्ला भी बात करते होंगे जो सच्चा धर्म है, को जानते हैं। ऐसे भी बहुत भी लोग है, हैं, क्यों यस नहीं है, यस यस, बहुत सारे लोग बहुत हैं। लोग बात करते मेरा काम बात करना नहीं है, मेरा काम काम कर कर दिखाना है। हैं। ओके जैसे कि आपने आपकी शुरुआत में ही आपने प्रारंभ में बता दिया कोई मुसलमान औरत मेरे तरफ खींचे आई है, मैंने अपना कर्तव्य बोला है, मैं तुरंत बताया उनको मैं करूंगी आपका काम। भला उनके घर के शौहर है, जो है वो करवाना चाहते नहीं करवाना चाहते, वो उन पर आधारित है। पर आप तक कोई पहुंचा मतलब उसका काम होगा, होना अगर वो चाहिए, होकर रहेगा, मैं कर कर रहूंगी। ये बातें मैम मुझे किसी एक व्यक्ति विशेष की याद दिलाती है, किसकी? वो अभी स्वर्गीय हैं, सुषमा स्वराज जी, इसी अरे तरीके से बाप बातें रे। करती थी वो, इतनी ही बोल्ड थी, उनकी बातें रुकती नहीं थी, जब भी उनसे कुछ पूछा जाता था तो शी इज डायरेक्ट, शी इज क्लियर, मतलब ये है तो ये है। जनरली कैसे, अभी मैंने आपसे पहले बात हुई अपनी, जब अपन बात कर रहे थे, मैंने कहा आप ऐसा कर पाएंगी या ऐसा होगा, आपने बोला शायद वगैरह नहीं है, मे बी वगैरह नहीं है। उनका भी वैसा ही था, डायरेक्ट जो है मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, ये होना चाहिए दैट्स इट। आप मुझसे एंड सवाल सेम, करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत पॉलिटिकल फिगर्स को नहीं देखा है एक्चुअली, पर आप अभी बहुत सुषमा जी छोटे को हैं, यस आपको देखना चाहिए। जी, पर मैंने सुषमा जी को बहुत क्लोज से फॉलो किया जब वो बहुत पीक टाइम पे थी, अच्छा, और उनके अभी भी मैं स्पीचेस बहुत देखता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं वो रेप्लिका वाला फील आ रहा है, मतलब आपके बात से ना मुझे बांसुरी जी याद आती है। मैं उनके कैंपेनिंग के लिए गई थी, ओके मैंने बोला कितना भाग्यशाली हो आप, क्योंकि इतने बड़े लेजेंडरी लीडर सुषमा स्वराज जी जैसे एक माँ के कोख से आपने जन्म लिया है, तो इतनी देखिए संस्कार कैसे होते हैं। जी। बांसुरी जी के संस्कार, जी उनकी माता जी का एक रिफ्लेक्शन इतना है ना, इतना साफ उनके अंदर दिखाई देता है। जी उन्होंने कहा दीदी आपको देखे तो माँ याद आ रही है। हाँ, आप जब बताए तो मुझे तो ये मतलब मैंने कहीं ना कहीं सही बोला। उन्होंने तुरंत बोली है मुझे कि उनका विनम्रता भी देखिए। जी जी वो बोली दीदी नहीं दीदी, हमसे भी ज्यादा हमको लगता है आपको देखे तो माँ याद आती है, 30-40 साल के पहले की माँ को देख रही हूँ मैं आपके अंदर। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। ये तो उनकी बड़प्पन है मुझे ऐसा कहना, जी हम कहाँ हैं नहीं, सुषमा नो स्वराज डाउट, जी का, बट लेकिन ऐसे जहाँ ही भी शुरुआत उनकी होती। उनकी आत्मा है, बस हम यही उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना हाथ हमारे सर पे रखिए, जी ताकि हम स्वच्छ और धर्मबद्ध ईमानदार राजनीति कर पाए। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं जहां 15 मिनट मांगे जाते हैं, है ना? आप हमें 15 मिनट दीजिए और हम अपना काम करेंगे वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हैं। और आई थॉट आपके कैंपेनिंग के टाइम पे कोई हादसा भी हुआ था, कोई कुछ इंसिडेंट छोटा सा, मतलब कुछ ऐसा पथराव टाइप, कुछ हमला टाइप, ऐसा कुछ हुआ था? भीड़ भगदड़, जहां तक मैंने एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था आपका। हाँ, वो जो है जी, और मैंने बेचारे एक्चुअली एक आम चीज, आम आम लोग नहीं थे, आम मुसलमान बट नहीं मैंने थे। उसमें मैं एक चीज और नोटिस की कि वो इंसिडेंट जैसे ही हुआ, उसके दूसरे दिन से जो आपकी कैंपेनिंग थी ना, वो दुगनी एनर्जी से थी। आप ये कब की बात कह रहे हैं? मुझे जहाँ तक याद है मुगलपुरा के चौरस्ता जो है, जी वो इलेक्शन के चुनाव के दिन जो भीड़ रहती वो भीड़ था। ओके वो क्योंकि आप उत्तर भारत के भाग से जो आप देखते हो तो आप आगे पीछे कंफ्यूज हो जाते हो ओके, रील्स का। टाइम लेट एंड ऑल। जी जो मेरा कैंपेनिंग हुआ था, कैंपेनिंग तक आम जनता, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, हम्म बड़े स्नेह और प्यार से
मुझे स्वागत किया है, ओके। जिससे तो अभी पता है कि सामने वाले अपोजिशन एमएम वालों को डर तो लगा ही लगा है। तो इलेक्शन के यानी कि चुनाव के दिन जी मैं जैसे पोलिंग बूथ से पोलिंग बूथ जा रही थी, मुगलपुरा एक ऐसा चौरस्ता है जी जहां पर कई बार कई खून हुए थे। ओके। तो उसको पार कर आप जाएंगे तब भी जाकर आप गहरे अंदर के पुराने बस्ती में जाएंगे, जहाँ पे और सारे पोलिंग बूथ है, जहाँ अक्सर कोई जाते नहीं पोलिंग बूथ्स को चेक करने, लेकिन मैंने तय किया मैं जाऊंगी। ओके। तो चौरस्ता के बीचों बीच चुनाव के दिन जब 144 सेक्शन लगा हुआ रहता है, 700 से लेकर 800 एमआईएम के कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे और मेरे गाड़ी को भी रोक दिया उन्होंने। और असदुद्दीन जी के भतीजे जो बड़े शरीफ, ओके। पता नहीं कहाँ से सीख उनको मिलती है, माँ बहन की गालियां देकर मेरे और मारने आया था। ओके। आप फिर से कभी देख लीजिए उसको, जोर जोरों से गालियां दे रहा था। हाँ। अब क्या करेंगे, किसी किसी का सीख वैसा है। तो हमने वही ठहरा है, देखते हैं। एमआईएम पार्टी की इतनी अच्छी संस्कार है, कोई क्या कर सकता है। मैंने उस दिन भी रजत शर्मा जी के इंटरव्यू में एक ही बात जी, बताई, जी, शो आप कह में रहे आज भी जी। एक ही बात बताती हूँ, जी ये कौन होते हैं मुझे कुछ करने वाले। मेरा तो ईश्वर है, माँ भगवती है जिसने जन्म दिया है। जिस दिन मेरा समय धरती पे खत्म हो जाएगी, माध्यम कोई भी रह सकता है, बिल्कुल। माध्यम कोई भी रह सकता कोई भी रह सकता है। बिल्कुल। जिस दिन उनको उठाना है शरीर से प्राण, वो उठा लेंगे। उसके लिए डर कर सत्य धर्म और न्याय के ओर जाना तो बंद नहीं कर सकती मैं, ये नहीं होगा। मतलब इंसानी ताकत से डर मुमकिन नहीं है, जो है डर है सिर्फ वो ईश्वर का। इंसान के अंदर ताकत भी देने वाला ईश्वर है। ओके। इंसान के अंदर क्या, ईश्वर के अंदर ताकत देने वाला शक्ति भी भगवती ही है। कोई क्या यहाँ कर सकता यहाँ पे मेरी बहुत कम नॉलेज है आपके सामने, क्योंकि सनातन है और सनातन बहुत बड़ा है। सौंदर्य लहरी में यही बात शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे अंदर शक्ति देकर मुझसे काम करवाने वाली भी मेरा स्वयं शक्ति है जो बगल में बैठती है। तो हम कौन सी चीज है, इंसान कौन सी चीज है। स्वयं ईश्वर उनके गाइडेंस में काम करते हैं। आज के दौर में 21वीं सदी में राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना तो है ही, हिंदुत्व की बात करना आज भी हमें मतलब ये बात करनी पड़ रही है एक तरीके से, कितना सही है? देखिए, सभी का अपना अपना एक सोच विचार है। जी हिंदुत्व के बारे में बात करना, पहली बार हम एक मजबूरी क्यों समझे। हम हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, खाना खाते हैं, अपने अपने नौकरियां करते हैं, माता पिता को प्यार करते हैं, देश को प्यार करते हैं, हिंदुत्व करते हैं। नहीं, पर वो हिंदुत्व में और जो हिंदुत्व आज चल रहा है, मैं उस डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से क्या हिंदुत्व चल रहा है, पहले वो बताइए आप। लाइक आज हिंदुत्व इसलिए बहुत ज़्यादा शायद प्रमोट किया जा रहा है। हिंदुत्व है, हिंदुत्व महान है, उसको डिस्क्राइब करना ही बहुत मुश्किल है। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने सवाल बताइए। लेकिन हिंदुत्व को किसी को कन्विंस करने के लिए, अपने ही लोगों को समझाने के लिए, अपने ही लोगों को अक्ल देने के लिए शायद हिंदुत्व का प्रयोग हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं इसका आपको एक उपमान से समझाती हूँ। हिंदुत्व वो विधि विधान है जहां पे इंसान को स्वयं जागृत होकर एक ऐसी बड़ी सोच विचार अपने अंदर, अपने अनुभव से एक सच्चा धर्मबद्ध जीवन को अपनाकर सीखने का एक जीवन शैली है। ओके। इसको मैं और आसान बनाती हूँ आपको, प्लीज। जैसे कि मैं माँ हूँ, ओके। समझे, मेरा छोटा सा बच्ची नन्नी मुन्नी है, ओके। मैं बहुत प्यार करती हूँ,
उसको मैंने बताया बेटा ये सारा कमरा तेरा मर्जी है, तो जो चाहिए वो खेल ले, ओके, रोकने वाला कोई नहीं है तेरे को। क्या होता है जब बच्ची खेल रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है, माँ यानी इधर समझ में सनातन हिंदू धर्म, जी, बच्चा आने वो हिंदू, ओके, छूट आने तो जा, तो यहाँ से वहां जा, तो गिरेगी उठेगी संभलेगी तब तो समझेगी। समझी, ये सनातन हिंदू समझ रहा है, ऐसा सनातन हिंदू धर्म यही है कि छोड़ इंसान को, ओके, मानव सेवा, माधव सेवा, परम अहिंसा, परमो धर्म, ये सारे सीख ये कमरा है। ओके, और सनातन धर्म भरोसा करती है अपने हिंदुओं पर कि ओके, तो ये सीख तू सिखा रही है उस नन्ही मुन्नी बच्ची को, जैसे वो बड़ी होते जा रही है, ये सीख सीखते गिरती संभलती, वो एक शासन के वजह से नहीं, जी, लेकिन एक स्वतंत्रता, एक स्वेच्छा सोच के वजह से हिंदू बनेगी। ओके, लेकिन क्योंकि उस जमाने में जब सनातन हिंदू धर्म था आया, जिसका ना कोई तारीख था, लोग बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे। जी, समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ बिल्कुल आपसे? बिल्कुल, जी। हिंदुत्व आज भी कहीं ना कहीं बहुत सरल और सौम्य है। हिंदुत्व नहीं कह रही हूँ मैं, सनातन, हिंदू ओके, हिंदू, जो इसका पालन कर रहा था, जी, जो इंसान इसका पालन कर रहे थे, ओके, हिंदुत्व they were और very हिंदू, soft by nature। ओके, सत्य युग था, इसलिए युग भी नहीं, सत्य युग, जी, बड़े सरल, बड़े शांत, कि ऐसे लोग थे वो लोग जिनको ये जो शैली जब दी गई है, उन्होंने गिरा संभाला सीखा आगे बढ़ा। ओके, इसलिए रावण भी स्वयं मृत्यु से पहले मैंने बड़ी पाप किया है स्वीकार किया, स्वीकार किया है। यस, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे युग बदलते आए, समय बदलता आया, अलग प्रकार के, आप बोलोगे राम का, रामचंद्र जी के पहले का सत्य हरिश्चंद्र जी पहले, उसके भी पहले आप सप्त महर्षि, उसके भी पहले जाएंगे, उसका जीवन विधान आज कहाँ है? इस कमरे के अंदर कहीं ना कहीं आग भी है, कहीं ना कहीं चाकू भी है, कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारे हैं जहां ये बच्चा गिरते संभलते जाते जाते अपने आप को घायल कर सकता है। टकराएगा, घायल होगा, तो आज इस माँ के समान व्यक्ति को अगर हम फिर से सनातन धर्म के पास फिर लेके जाए, यानी कि ये सनातन धर्म है, तो कहीं ना कहीं इस हिंदू धर्म को आज हिंदू को आज की दुनिया के हिसाब से सिखाकर जागृत करना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्वेच्छा आज के दिन में नहीं बैठ रहा है। ओके, समझ गया? समझ गया, इसीलिए आज आप जब तक बताओगे नहीं, हमारा जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया है हिंदू का, इसमें हम अच्छाई से भी जल्दी बुराई सीखने लग गए। जैसे कि आपके चारों ओर कोविड है, जी, सनातन धर्म में हाथ जोड़ने का सिखाया आपको, बिल्कुल, सनातन धर्म दूर रहने के लिए सिखाया आपको, जी, सनातन धर्म हाथ पैर सब घर के बाहर ही धो के अंदर जाना सिखाया आपको, सनातन धर्म पानी लेकर आपके थाली के चारों ओर डालकर फिर खाना सिखाया आपको, सनातन धर्म गरम खाना सिखाया आपको। लेकिन वो सब लोगों ने क्या किया? बेवकूफी, अरे पुराने जमाने के सोच विचार। लेकिन इतने युगों के बाद जब ये कोविड आया तो सब कुछ याद दिला दिया, सब कुछ याद नहीं, मजबूरन सही कहने के लिए मजबूर कर दिया, और पाश्चात्य तब संस्कृति वालों को भी अप्लाई करना लोग पड़ा। थोड़ा समझने लगे ये सनातन धर्म ही नहीं है, ये शास्त्र है जो हमारे सीख से कहीं अधिक और आगे है। आज हम जितना समझते हैं उससे कई गुना बड़ा, और आज हम जितना समझते हैं इसका मतलब है हमें कुछ नहीं समझते हैं, हम कुछ नहीं समझते हैं। ओके, मेरे से लेकर हम कुछ नहीं जानते, यहां तक कि हम लोग पेड़ पौधों से आए हुए उस धागे से कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, हमने आर्टिफिशियल का कभी, हमने उस दिन भी हमने नहीं निकाला
जब हम निकाल सकते थे, क्यों? जब हम सूरज और इसके मंडली को जानते हैं, ग्रहों को जानते हैं, धरती गोल है जानते हैं, नक्षत्रों को जानते हैं, मतलब ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं। साइंस के प्रूव करने से बहुत पहले। कहाँ साइंस बोल रहे हो भैया, बाइबल तक नहीं है, नहीं बताया। जब इन सबसे कई 4-5 हजार साल पहले ज्योतिष शास्त्र हमने बता दिया है, जो आज तो साइंस आप खोज रहे समझते हैं। तब हम ये पॉलिस्टर विलिस्टर नहीं बना पाते थे। सही बात। पर हमें प्रकृति से जुड़े रहना था, प्रकृति के साथ रहना था। ओके, मतलब अब सनातन को जो मैं आपसे समझ पाया, इन शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं कि सनातन जीवन जीने की पद्धति है। उस दिन से, जिस दिन का हमको तारीख नहीं मालूम था, एक जीवन मतलब ये विधि किसी ने विधान जो ज्यादा न उलझाते हुए, जीवन जैसे कि आज आप डॉक्टर के पास जो डॉक्टर बोलते हैं सुबह इतने बजे उठो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, ये करो, बाद में ये पियो, बाद में लाइट फूड रखो जी। हमने क्या बताया? सुबह उठो भैया, सूरज उगने से पहले टाइम दे दिया आपने। बिल्कुल। वो जो हल्का फुल्का का सूरज के किरणें आते हैं, आप सूर्य नमस्कार करो। नॉन अल्ट्रावायलेट रेस के बिना पहले से बता दिया, विटामिन डी को दे दिया आपने। आप नदी समुंदर के पास है तो जल में के अंदर जाइए, जल छोड़िए। इसका मैंने फ्रेश वाटर बात करवा दिया आप लोगों को। पूरा सिस्टम ऑलरेडी बिल्ड था, हम उसको भूले हैं कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। ओके। आपने लोगों को तब बहुत, इन्हें चप्पल पहनने का आदत नहीं था एक जमाने में जी। राजा के अलावा, कुछ लोगों के अलावा। क्यों? एक्वा प्रेशर थेरेपी होता था, पैरों से चलते थे। जब ये पैर पे उस प्रेशर आता था हल्के फुल्के पत्थरों से, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता था। ये मैम जितनी चीज़ें आपको पता है और जितनी चीज़ें आप बता पा रही हैं, ये हमारे मठाधीशों को या जो जितने शंकराचार्य हैं उनको पर्सनली लोगों को नहीं बताना चाहिए, मतलब सभाएं करके, क्योंकि मैंने किसी शंकराचार्य को इतना डीप में डिस्कस करते हुए नहीं देखा। आई रेस्पेक्ट, मैं सबकी बहुत सम्मान करता हूँ। आप युवा पीढ़ी हो जी, आप सवाल कीजिए जी, आपके सवाल में गलती नहीं है जी, मैं जो जवाब देती हूँ जी। उसमें मेरा बड़प्पन रहेगा। ओके। तो हम जिस मठाधीश के प्रति युवा पीढ़ी ये सवाल उठाते होंगे, जी, उनके पहले ये बात जानना पड़ेगा जी, कि वो स्वयं इतने सारे चीजों में उलझे हुए हैं सनातन धर्म का संरक्षण करते करते। ओके। मतलब ये बताने के अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका वो निर्वहन कर रहे हैं। क्या क्या करे? मंदिरों को बचाने का करे या हिंदू धर्मांतर कर रहे? हिंदू बचेंगे तब जाके हिंदू धर्म बचेगा। मंदिर बचाने से मैम मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। मैं खत्म करने दीजिए। जी। जो मठाधीश है, अखाड़े है, इन सबको मंदिर, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर हिंदुओं को बचाते बचाते इनके सर के चारों ओर जितने जिम्मेदारियां मंडराते रहते हैं ना, उनको नींद नहीं रहती है, उनको खाना नहीं खा पाते हैं। उनके जिम्मेदारियां बहुत सारे हैं जिसके लिए वो स्वयं सन्यासी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी रह जाते हैं। उनका नहीं, हमारे जैसे लोगों का कर्तव्य है ये कि हम ऐसे जितने जितने हम जानते हैं हम आम जनता के बीच में बांटे और उनको इसका ज्ञात दिलाए कि सवाल करने से पहले, हिंदू सनातन धर्म में कुछ नहीं है कहने से पहले, आपने कितना सीख कर इसको सवाल करने का हक लाया अपने आप के लिए। ओके। इसके साथ ही कि मंदिरों से जैसे वो बचा रहे हैं मंदिर, आप भी कल कलेक्टर ऑफिस जब गई थी, जब मैं आपसे मिला पहली बार, तो आप भी मंदिर की भूमि के लिए ही वहाँ गई थी। 10-15 दिन पहले का मैंने शायद एक वीडियो देखा था आपका, उसमें आप कलेक्टर से बहस भी कर रही हैं, लड़ रही थी उस मामले में। ये तो दूसरा कलेक्टर हो गया, पहले कलेक्टर से लड़ रही थी, इसके बारे में उनका बदली हो गया, अब दूसरे कलेक्टर आ गई है तो उनसे फिर से लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, तो मैंने वो भी वीडियो देखा और उस जगह के मैंने फ़ोटोज़ भी देखे। आपके जो वहाँ पे लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझे वहाँ फ़ोटोज़ भी दिखाए उस लोकेशन के। वहाँ ऑलरेडी बिल्डिंग बन चुके हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स हैं बहुत सारे। आप आज लड़ रही हैं, आप आज सामने आई, हो सकता है आप पहले से कोशिश कर रही हो, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ही मामला है,
ठीक है, बीजेपी पे कि क्या इससे पहले मतलब 2024 से पहले क्या वहाँ से किसी ने बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ा था? लड़े थे? तो क्या वो बिल्डिंग इन 6 महीने में 1 साल में बने हैं? नहीं, तो फिर 2004 से बन रहे थे, उसके पहले भी थे। और उस समय 1990। तो उस समय बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती थी? बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ। जी, मेरा मतलब सिंपली नहीं इतना ही है समझ में आ गया, समझ कि में आ गया। सवाल ऐसा इतना उलझा हुआ नहीं है। जी, ऐसा क्यों हुआ कि नहीं लोग समझ पाए उस चीज़ को? कि मेरा क्वेश्चन वेरी सिंपल कि आप 2024 में आई और आपने आवाज़ उठाई, आपको जैसे पता चला आप लड़ने लगी उसके लिए। आपके पहले भी, क्योंकि बीजेपी इन सब चीज़ों के लिए लड़ती आई है ना? पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इससे पहले भी लोगों ने चुनाव लड़े होंगे, वो क्यों नहीं लड़ पाए उन चीज़ों के लिए? शायद वो उस समय लड़ना शुरू करते तो आज जितनी आपको तकलीफ हो रही है उसको बचाने में, शायद प्लिंथ आई होती या लोगों ने कच्चे घर बनाए होते, वो जल्दी टूट पाते या जल्दी बच जाती चीज़ें। पर आज इतना लेट होने के बाद आप जब आई तो आपने उस चीज़ को देखा, वो क्यों नहीं देख पाए? अच्छा, पहली बात तो मुझे ये बताने दीजिए आपको जी कि तब भाजपा पार्टी जी जो है आज जितनी स्ट्रांग है उतनी नहीं थी। पहले बात, हम कभी सरकार में थे नहीं, सेंटर लेवल पे। ओके, बीच में एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे सिर्फ थे, फिर नहीं वो भी रहे गठबंधन की सरकार और जी थी। जी लेकिन जब मोदी जी का सरकार बना, जी एक अलग प्रकार का हिम्मत आया। जी वो एक है। दूसरी बात, पूरा भारतवर्ष एक बात को जानना चाहिए कि संघ, जिनको हम आरएसएस कहते हैं, जी वो लड़ते आ रही है, वो लड़ते आ रही है। ओके विश्व हिंदू परिषद लड़ते आ रही है। और जहां का सवाल मुद्दा मेरे बारे में है, जी मैंने एक एक कर्तव्य अपने आप को दिया है। ओके आज इसको लड़ने का दायित्व, जिम्मेदारी जी मेरे कंधों पे है, और इस लड़ाई को लड़ने का सौभाग्य मुझे भाजपा पार्टी ने दिया है। ओके मैं इतना ही सोचती हूँ, ओके ना इससे ज्यादा ना कम सोचती हूँ मैं। जी कौन कब किसने राजनीति में रहकर क्या किया है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ओके मेरा कर्तव्य है मुझे टिकट देने के बाद मैंने क्या किया है। मतलब आपके ध्यान में जब से चीजें आई तब से आपने क्या किया है वो मैटर कर रहा मुझे जब से टिकट दिया गया है, मैं तब से कर रही हूँ। है। ओके 1 साल से कर रही हूँ ये काम, क्योंकि एक सोशल वर्कर के जैसा किया नहीं जा सकता ये काम। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का शक्ति चाहिए। चाहिए। तो मुझे टिकट देने के बाद अगले चुनाव में नया सांसद का नाम आने तक कोई भी हो सकते हैं, तब तक ये 5 साल मेरी जिम्मेदारी है उस सांसद क्षेत्र का संरक्षण करना। जिम्मेदारी दिया गया है, मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ। ओके ये जो हैदराबाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप 1 साल से मेहनत कर रही हैं, इससे पहले भी आपने मेहनत की होगी तभी वहाँ से आपको टिकट मिला। कोई 3 पॉइंट्स वहाँ के लोकल लोगों की, कोई 3 बड़ी समस्याएं आपको लगता है कि ये सॉल्व हो जाए तो चीज़ें बहुत हद तक बेटर हो जाएंगी? ऐसा आपने पर्सनली क्या फील किया वहाँ रह के? सबसे पहले और सबसे आखिर एक ही मुद्दा है, न्यायबद्ध धर्मबद्ध इलेक्शंस किया जाए। ओके मतलब आज भी इलेक्शन में धांधली हो रही है? आज भी का क्या मतलब, 50 सालों से हो रही है। फेक वोट्स हैं, मैंने सबमिट किया है। मेरे क्षेत्र के मेरे सही वोट्स काट कर बोल दिए है कि हमने फेक वोट्स काट दिया है। ओके बोगसिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग्स होते हैं, एमआईएम के कॉर्पोरेटर के घर में ही पोलिंग बूथ होती है, केंद्र में इतनी कैमरास कट कर देते हैं। कौन सा केंद्र को इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, पूरा देश समझ लीजिए बात। ओके केंद्र अलग है, इलेक्शन कमीशन अलग है,
और इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पाती है कभी कभी, क्योंकि वो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वहां के लोग, वहां के व्यवस्था को ही उसको इस्तेमाल कर कर चुनाव लड़ना पड़ता है। ओके। तो हमारे यहाँ बीआरएस चल रही थी और मेरे समय में कांग्रेस की राज्य चल रही थी। एमआईएम के लोगों को तो दोनों तरफ से दोनों production। के तरफ से, चाहे वो चाहे ये, सब मिलकर ही तो खा रहे हैं ना भैया वहां पर। मेरा जीतना का मतलब क्या है? 50 सालों का एमआईएम हार के घर में बैठना, ये कहाँ मुमकिन होने देंगे वो लोग। इसीलिए मैंने चुनाव के दिन गली गली में मैंने गई थी। ये बात पूरा भारत देश समझे कि जो व्यक्ति आज तक जीतता आया है वो न्यायबद्ध धर्मबद्ध से जीतते नहीं आए हैं। जो कॉलर उड़ा के बोलते ना, जय पालस्तीन भी बोले, भले आज पाकिस्तान जाकर जय भारत माता बोल रहा हो, जिस मंदिर के लिए आज मैं लड़ रही हूं, जिस मंदिर के 3 एकड़ के भगवान शंकर भगवान का जमीन हड़पे हुए हैं, हमारे सांसद क्षेत्र के एक विधानसभा बहादुरपुरा के नाम के एमएलए अपने एमआईएम के लोग, गुंडे लोग वहां पर जमीन को कब्जा मार कर वहां के हिंदुओं को 1990 में जब कश्मीर में भी दंगे हुए थे, हैदराबाद में भी दंगे हुए थे, 13 हिंदू परिवारों को अपने की हिंदू मंदिर के जमीन पे जो थे उनको कब्जेदार का टाइटल देकर उनके सर पर उनको मार डालकर पीट कर भगा दिया गया था वहां पर। और सारे जमीन को कब्जा कर कर उस दिन से लेकर आज तक बैठे हुए वो लोग। और कौन बैठे हुए वहां पर आप देखिए, आपको फोटोज मिल जाएंगे इसके। एमआईएम के क्षेत्र के विधानसभा के एमएलए बहादुरपुरा के जी। ऑफिस में जोनल कमिश्नर का क्या काम है सरकार का? इनके ऑफिस उन्हों क्यों जाते हैं? सांठ गांठ वाली चीज है। ओके। तो अब जवाब देने के लिए बोलिए एमआईएम के अधिनेताओं को। मैंने रजत शर्मा जी के शो में तक बताई है मैंने कि एमआईएम के दलाल कितने लोग बैठकर कब्रिस्तानों में से लेकर कितने जगह पर बैठकर दलाली कर रहे हैं, वहां पर धंधा कर रहे हैं। वहां पर पहलवान जो मोहम्मद पहलवान थे, जो एमआईएम पार्टी के थे, खुद उनके बेटे पर हमला हुआ है ये कहकर के उन्होंने अकबरुद्दीन जो असदुद्दीन के भाई उनके ऊपर हमला किए हैं। क्यों? क्योंकि वो वक्त पे प्रॉपर्टीज खा रहे थे। ओके। वक्त से भी आपको यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फर्क पड़ा? बहुत सारा फर्क। क्या है भाई, यहाँ 75% के वक्फ के सारे प्रॉपर्टीज तेलंगाना में भर के खा लिए हैं। ओके। ये है वहां का पसमंदे का हालत। एक बढ़िया सा टीम बना हुआ है वहां पर वक्फ के नाम से। जो और ये लोग यहाँ के सारे पता नहीं टर्की गिरकी कहीं कहीं के भिजाते रहते हैं। यहाँ के फंड्स फौज निकाल रहे हम, वो भी बहुत जल्द बाहर आएगा, वो भी छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे वक्त के प्रॉपर्टीज हो सही, जो धर्मबद्ध या धर्मबद्ध मेरा भगवान हिंदू के प्रॉपर्टीज हो जी, हर उस पर जो गलत नजर डालकर हड़प रहे हैं जी, उसके प्रति मेरा युद्ध जारी रहेगा। ग्रेट। तो आज मैंने इसलिए वही पूछा है कलेक्टर साहब को, जी, क्या कर रहे हैं आप इतने दिन से? 25 कंप्लेंट्स दाखिल हुए उनके पास। आपने शायद वेरी शॉर्ट पीरियड का उनको अल्टीमेटम भी दिया है। हाँ, मैंने बताया उनको जी, आज तक जी, 25 कंप्लेंट दर्ज हुए उनके। कलेक्टर ऑफिस में दर्ज हुए, एंडोमेंट्स में दर्ज हुए, पुलिस में दर्ज हुए। एफआईआर तो लिखते ही नहीं है। ओके। मतलब एक तरीके से ये भी हो गया मैम कि इस सब का सॉल्यूशन तेलंगाना के लोगों को ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि स्टेट में भी बीजेपी आए, आना ही चाहिए। वो तेलंगाना प्रजा को जागृत होना ही पड़ेगा, जागृत होना ही पड़ेगा तेलंगाना प्रजा को कि नरेंद्र मोदी जी जैसे
एक महान, एक ऐसे देश के सैनिक, देश के चौकीदार जी 24/7 जो देश के के लिए है। नेतृत्व में जी एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री के जैसे उठ सकता है। जी ये बात सारा भारतवर्ष को जानना पड़ेगा कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। एक सामान्य इंसान को भी इतना बड़ा जीवन में उठने के लिए सिर्फ भाजपा ही एक ऐसा रास्ता डालेगी जिसमें सेवा करने की भावना हो, वो कोई भी आगे जा सकता है। जिसको सेवा करने की भावना ही, जो अपने देश के प्रति अपना धर्म दिखाता है, देश को आगे लेके जाने का एक सोच विचार रखता है। और ये बात खास कर दक्षिण भारत का भाग को समझना पड़ेगा। जी तेलंगाना को समझना पड़ेगा, कर्नाटका को समझना पड़ेगा, तमिलनाडु को समझना पड़ेगा, केरला को समझना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल को समझना पड़ेगा। हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारी एक ऐसी लालसी जो हम हो गए उठकर वोट डालने के लिए भी, या कहीं ना कहीं हम भटक गए छोटी छोटी चीजों किसको के लिए वोट डालने के लिए, या कहीं ना कहीं हम लालच में फंस गए किसको वोट डालने की, या कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हमारी जरूरत ही नहीं है वोट डालने की। लेकिन ये समझने के लिए कि जब तक भाजपा कोई इन क्षेत्र में हम लाएंगे नहीं, हमारा भारत विकसित भारत के ओर जाने में लंगड़ाएगा ही नहीं। हम स्वयं भी ऐसे दल दल में गिरते ही रहेंगे। ओके आज यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और मेरे कुछ यहाँ पे लोकल जो स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं, मारवाड़ीज हैं, वो कुछ मेरे मित्र हैं, उनसे मैं मिला तो उनका पहला लाइन निकल रहा है मैम कि ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद तुम और ज़्यादा परेशान हो गए। हाँ, वो तो सही है, उस पर कौन सा विचित्र बात है। मेरा मेरा बदनसीबी तो ये है जी जब तक परखे नहीं फिर से तब तक प्रजा जान नहीं रही है। मतलब लोगों ने बीआरएस को हटाया और कांग्रेस को पकड़ा और रिजल्ट वही निकला कहीं ना कहीं। ऐसा हुआ ना भैया, ये भी जलाएगा ये भी जलाएगा आपको। अब आप परखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ज्यादा जलाएगा। जला दोनों रहा है। जल दोनों रहा है। ओके दोनों जला रहे हैं, दोनों राख कर रहे हैं तेलंगाना को। जी पता नहीं बीजेपी के लिए, बीजेपी की यहाँ की स्टेट बॉडी को स्ट्रांग या स्ट्रांग लोकल लोगों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बीजेपी का जहाँ तक मुझे पता है आज से कुछ सालों पहले एक एमएलए हुआ करते थे यहाँ से, अब बीजेपी 8 तक पहुंची अगर मैं गलत नहीं हूँ। सही है, सही है, सही है। और 8 तक पहुंचने में जो पीरियड लगा है मैम वो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा है। हाँ जी, लगा है ना। और अभी भी सरकार बनाने के लिए जो गैप है वो बहुत बड़ा है। बीजेपी आपकी पार्टी ऐसा क्या खास कर रही है जो राहत आप देना चाहते हैं लोगों को, जी, वो राहत जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच पाए, और वो पहुंचने का सीधा सीधा तरीका है कि आप सरकार में आए, लोकल स्टेट में। पर ये जो गैप है वो कैसे भर रहे हैं आप लोग? मैं आपको एक इतिहास से, एक पुराणों से एक देती हूँ उपमान, इतिहास से एक देती हूँ। जी महिषासुर बड़ी अत्याचार किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सालों कई वर्ष किए। जी माँ भगवती जब उनकी संहार की तब जाके महिषासुर का अंत हुआ। जी महिषासुर राक्षस थे, जी उन्होंने राक्षस का कर्म किया है। कर्म किया। तो राक्षस का कर्म को ना न्याय ना धर्म, जी सही गलत कुछ नहीं है उनके पास। जी वो कुछ भी कर सकते उसको जो समझ में आया उसने किया। कर सकता है। जी माँ भगवती नहीं कर सकती ना। अब हम प्रहलाद के ही ले लेते हैं, हिरण्यकश्यप। जी कितने लोगों का हिंसा किया हिरण्यकश्यप ने। जी हिरण्याक्ष तो
जाकर भारत धरती भूमि को ही पानी में डुबाने की कोशिश कर दिया। वराह रूप में महाविष्णु आकर उसका संरक्षण किया। लेकिन प्रहलाद न्याय धर्मबद्ध लड़ाई लड़कर ही भगवान को बुलाए थे। अब आज की दुनिया ले लेते हैं जी। ऐसे तो स्वतंत्रता हम भी गन्स लाकर बम फोड़कर कर सकते थे, जी। लेकिन सत्य, अहिंसा, न्याय, धर्म से ही स्वतंत्रता मिली है कहीं ना कहीं। जी। ये अच्छा है बुरा है, जी। इतिहास अब फिर जाकर पलटा नहीं सकते हम लोग। जी। लेकिन गलत काम करने वाले जलियनवाला बाग भी कर चुके हैं, लोगों को मार डाले हैं, औरतों से हिंसा प्रवृत्ति की है, जी। सब की है। संभाजी महाराज का मृत्यु क्यों हुआ है? क्योंकि वो वीर नहीं थे इसलिए, नहीं। या अपने ही लोग जी। उनके पीठ पीछे छुरा घोप रहे थे। छुरा भोग। जी। इन सब से क्या समझ में आता है कि जो भी राजनीति है ना, प्रजा का संरक्षण का मार्ग, सत्य धर्म के रास्ता लेकर चुनते हैं, उनका फल या सफल होने में समय लगता है भैया। इसीलिए भाजपा को भी सरकार दिल्ली में तीसरी बार बनाने का जो समय लगा है भाजपा को, इसीलिए लगा क्योंकि जितने भी नेता भाजपा के बने हैं वो कभी भी साफ सुथरा काम से ही आगे बढ़े हैं। और ये साफ सुथरा काम एक वोटर को समझने के लिए बहुत समय लगता है। क्योंकि ना हम टिकटें खरीदते हैं, ना टिकट बेचते हैं, ना वोटर को खरीदते हैं, ना वोट बेचते हैं। हम साफ सुथरा लीडर्स को, नेताओं को चुनते हैं भाजपा पार्टी में, जिसके लिए एक एक मोती चुने जैसा चुनना पड़ता है भाजपा को, जिसका रीढ़ है सभ्यता, संस्कार, भारत माता के प्रति प्यार और देशभक्ति, जो संग देती है। इसलिए आज भी डुलता नहीं है, वो हिलता नहीं है। और हम इसीलिए सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं जी, क्योंकि हिंदू धर्म जिस प्रकार का स्वेच्छा देती है कि हिंदू को सनातन धर्म को सीखने के लिए, समझने के लिए, भाजपा पार्टी भी एक वोटर को वही समय देता है समझने के लिए। तब तक तो राक्षस राज्य चलता ही चलता रहता है भैया। और कहीं ना कहीं समय आ गया है तेलंगाना में भी कि लोगों को समझ में आ गया है राक्षस राज्य कैसा होता है। एक धर्मबद्ध पार्टी को हम अपनाना ही पड़ेगा। ट्रू मैम। पॉलिटिक्स में आप जितनी बोल्ड हैं, या आप जिस तरीके से, आपका बोल्ड होने का सीधा सीधा रीज़न है कि आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हैं, तो आप स्ट्रेट सीधा सीधा बोल्ड हैं। महिलाएं आपके साथ में, और क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी पॉलिटिक्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, बहुत कम है ना। और अगर महिलाएं जिस तरीके से आप लड़ रही हैं वैसे लड़ने लगे सब अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए, अपने लोगों के लिए, तो जो बदलाव है वो शायद नॉर्मली आना चाहिए, उससे बहुत पहले आएगा, है ना। जिस राक्षस राज को समाप्त करने की आप बात कर रही हैं, वैसे ही स्त्रियां अगर दुर्गा का रूप लेके सारी मैदान में उतर जाएं तो बहुत आसानी से चीज़ें बदल सकती हैं। हाँ जी। पर वो भागीदारी तय क्यों नहीं हो पा रही है? महिलाएं जिस हिस्से की हकदार हैं वो हिस्सा उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, या वो ले नहीं पा रही है? आपके सवाल के जो दो हिस्से आपने बनाए, जी। दे नहीं पा रहे, दे नहीं रहे, या ले नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री जी इसी को हल करने के लिए 33% उन्होंने कम से कम राजनीति में उन्होंने दे दिया है। जहां अलग अलग पढ़ाई वढ़ाई में तो है ही, वैसे भी राजनीति में स्त्री का इस दुर्गा स्वरूप को स्थापित करने के लिए, एक माँ का स्वरूप को स्थापित करने के लिए उन्होंने
33% का घोषणा कर दिया है। ओके उनकी जिम्मेदारी एक तरह से खत्म हो गई है। ओके हमें दूसरी जिम्मेदारी कहाँ से आती है? इस बात का महत्व जी आम जनता को समझना चाहिए, जी जिसके लिए समय लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये तय किया है दिमाग में जी कि औरत इमोशनल है, जी जल्दबाजी में निर्णय लेती है, जी सोच समझकर नहीं लेती है, ज्यादा बात करती है। सॉफ्ट हार्टेड है। नहीं नहीं नहीं, वो सॉफ्ट हार्टेडनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ओके उनको लगता है बिना सोचे कर देती है। ओके उतना क्यों? आज मैं सारे भारतवर्ष के परिवारों से मैं सवाल करती हूँ, घर में पत्नी सलाह देती है तो कितने सारे पतियां ले रहे हैं? रेशो तुझे नहीं पता है, तुझे नहीं पता है, तूने क्या दुनिया देखा है, तुझे नहीं पता है। क्या नहीं पता है स्त्री को? जितना स्त्री परिवार का राजनीति समझती है, 1 महीने पति को घर में रहकर पूरे रिश्तों को संभालने के लिए बोलिए, पागल हो जाएगा बंदा। डेफिनेटली पागल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बच्चों को संभालने के लिए भी अगर एक दिन कहीं बोला ना कहीं जाए तो स्त्री मुश्किल को है। ना दिमागी तौर से जी बार 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 ये बोला जा रहा है कि तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता, तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, तुझे नहीं पता, तुझे क्या पता। ओके ठीक है भैया, पता नहीं है, क्या पता, ठीक है, हल निकालते ना दोनों का। अगर इतना ही समस्या है तो ये आपने कौन से हर पता सीख लिया है? बिल्कुल बात सही है ना? सही है, ट्रू। अगर पत्नी कुछ पहले कहती, क्योंकि ये देखकर बेटी बड़ी हो रही है उस घर में, तो सेम चीज डेवलप हो रही है वापस अगली पीढ़ी तो में वो अगली पीढ़ी तो यही सोच रही है ना कि शायद पुरुष समझता है मुझे नहीं पता है, नहीं पता। इसलिए मुझे सबको नकार कर आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी से आगे बढ़ रही है ना औरत। अगर पत्नी को सलाह देती है, सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। कौन से आपको तुरंत हाँ कहना है? पत्नी कभी ये मानकर आगे नहीं बढ़ती है कि पति हाँ बोले, ये बढ़कर आगे बढ़ती है कि वो साइलेंट देख रही है सब कुछ, इसके दिमाग में कुछ प्रोसेस हो रहा है, सुन तो लो। यही तो कहती है ना घर में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ क्या कहती है? माँ पहले सुन तो सुन लो। तो लो, बिल्कुल यही ये वर्ड कितना होता है। कॉमन है ना। कॉमन, यस यस यस, थोड़ा सुन तो ले, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन तो ले। पहले सुन तो लो भाई, पहले सुन तो लो। ट्रू, बिल्कुल। जब हम ये बात करने देंगे एक स्त्री को घर में, जो भड़ास उनके अंदर बढ़ रही है जी शांत हो जाएगी। और जैसे ही वो बोलने शुरू करेगी, एक बार, फिर अगली बार, फिर तीसरी बार, उसकी माइंड शार्प होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि व्यक्त करना सबसे बड़ी स्वेच्छा है दिमाग को काम कराने के लिए। दैट्स अ पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट? यस। सवाल का पावर क्या है कि आप जितने सवाल करोगे, जैसे कि मैं आपको सवाल करने दूंगी तो आपके सवाल करने का ढंग नहीं आगे और शार्प नहीं होगा, बिल्कुल तेज नहीं होगा। बिल्कुल, मैं सीख ही रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है ना? मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ और मैं बहुत नर्वस भी हूँ एक्चुअली आज। नहीं भैया, ऐसे तो शायद घर में अभी जो नया पीढ़ी आ रहा है, बच्चे लड़के जो आ रहे हैं, घर में बहनों को बात करने दीजिए, माँ को बात करने दीजिए, या जाकर पूछिए माँ से या बहनों से, मैं ऐसा सोच रहा हूँ रे, तेरे को क्या लगता है? उनका विचार का मतलब है देश का 50% का विचार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या भाइयों? यस, बहुत बड़ा हर राजनीतिज्ञ को पूछ रही हूँ, 50% का वोट तो भारत में स्त्री के हाथ में है ना? क्या हर्ज है सुनने में? मोदी भाई सुनते हैं इसलिए उज्ज्वला योजना बाहर आता है, मोदी भाई सुनते हैं इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाहर आता है, मोदी भाई सुनते हैं इसलिए लाडली बहना बाहर आता है, मोदी भाई सुनते हैं इसलिए 33% आरक्षण बिल बाहर आता है, मोदी भाई सुनते हैं इसलिए तलाक 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 को निकाल को खाड़ कर फेंकते हैं, मोदी भाई सुनते हैं इसलिए वक्फ बोर्ड का बिल पास होता है। जिस वक्फ को लोग गलतफहमी में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्फ के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है केवल हिंदू भूमि या हिंदू देवालय के संरक्षण नहीं, वक्फ का गलत इस्तेमाल, उसके पैसे होना जो पसमंदे और मुसलमान औरतों के तरफ नहीं बढ़ रहा है।
मतलब सीधा सीधा ये है कि पॉलिटिकल भागीदारी बढ़ाने से पहले जो अपने घरों में जो हमें समझना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, वही चीजें फिर वहीं धीरे से धीरे तो डेवलप पॉलिटिकल होंगी। लीडर्स आएंगे ना वो भैया। चीजें डेवलप होंगी, वो नया आसमान से कल्चर, वो थोड़ी टपकेंगे माइंडसेट। पॉलिटिकल लीडर्स। बिल्कुल। आपने लड़कों को बात करने का मौका दिया है तो वो लीडर्स बन के आगे बढ़ रहे। आप लड़कियों को बात करने का मौका नहीं दे नहीं रहे, दे वो कहीं ना कहीं थोड़ा शायद बिजनेस में थोड़े आगे बढ़े हैं या बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बनकर आगे बढ़े हैं। नहीं, बड़े, बहुत बड़े और बहुत तेजी से बड़े इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकते हैं, That's ऐसे what I'm बढ़ asking. सकते हैं। बिल्कुल, मेरा वही क्वेश्चन था कि बड़े हैं नो डाउट, और बहुत पुरुषों के कैसे बड़े मुकाबले हैं? में बहुत फास्ट बढ़ती उनको हैं और लड़ना पड़ा लड़कियां। बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आप समझे ये बात, वो लड़े हैं इसलिए नहीं कि उनको मौका दिया गया है, वो बड़े हैं इसलिए क्योंकि वो लड़कर बड़े हैं, वो बड़े हैं इसलिए क्योंकि वो खींच कर बड़े हैं। मैं कह रही हूं उनको स्वागत कर कर, उनको स्वेच्छा देकर, उन पर भरोसा कर कर एक बार सुन तो लो भाई, आगे बढ़ेंगे, खुशी खुशी बढ़ेंगे ना भैया। यहाँ पर शांति से बढ़ेंगे ना। आज जो बढ़ रहे हैं यहाँ टेंशन लेकर बढ़ रहे हैं। आपका जो सफर है वो भरतनाट्यम से लेके पॉलिटिक्स तक का सफर है ना? आपको भी किसी ने पुश किया, सपोर्ट दिया, या मतलब जो आज का विकराल रूप है उसी रूप में आप खुद से सारी दीवारें फांद के पा रही? भैया कोई भी इंसान चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जी। परिवार के मदद के बिना, आगे नहीं। उनके पीछे स्त्री पुरुष दोनों के मदद के बिना, बच्ची तो माता जी, पिताजी, मेरे छोटे भाई, उनके बिना अगर आपको लगता है मैं ऐसा आज हूं, निडर हूं, तो कहीं ना कहीं निडरता का संरक्षण किया गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवाह या ब्याह से पहले मेरा मायका ने, विवाह के पश्चात मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे बेटियां, मेरे बेटा, मेरा सास, मेरा ससुर जी, सबका इसमें भागीदार है सभी। और एक प्रकार से वहां से लेकर जब टिकट दिया गया है जी, हमारा मोदी भाई और अमित भाई, इसलिए मैं कहती हूं इस देश के पुरुष सही में बहुत महान हैं, लेकिन जो महान हैं उनसे हर पुरुष को देखकर सीखना चाहिए। समझना चाहिए। अब मैं सीख बोलूंगी तो पुरुषों को गुस्सा आएगा। ईगो हर्ट हो जाएगा। ईगो क्यों? इसलिए कहते सीखना तो ठीक है, लेकिन समझिए आप जिस भगवती का आप आराधना करते हो, जी, जिस माँ भगवती का आप आराधना करते हो, उसका आराधना स्वयं भगवान पति के रूप में किया है, विष्णु ने भी किया है, शंकर भगवान ने भी पत्नी का किया है, ब्रह्मा ने भी किया है। हम कौन सी चीज है? साथ मिलकर काम करने से है कुछ अच्छा होता है, संगठन में शक्ति है। जी। अभी आपने बताया कि मेरे लीडर होने के पीछे सहयोग है, सपोर्ट है। ये लीडर होने से पहले कोई एक डर था ऐसा किसी भी चीज़ को लेके कि ये डर है? जैसे मुझे था ये पॉडकास्ट वाला सेशन शुरू करने से पहले कि मुझे बैठना है सामने और मुझे सवाल करने हैं। अरे बाप रे। अब डर और है। वो भी ऐसे लोगों से जो पूरी दुनिया में फेमस होते हैं, पूरा भारत जिन्हें देखता है, और फिर अचानक से उनके सामने बैठने का मौका मिलता है तो एक अंदर से डर होता है कहीं ना कहीं। किसी महान पुरुष ने हमें बताया, जी, काफी बड़े थे मेरे से, बेटा ज्यादा उलझो मत। ओके। ये जो प्रसिद्ध हो रहे हो ना आप, ज्यादा उलझो मत, ये रातों रात ऊपर उठाएगा आपको, रातों रात नीचे भी गिरा देगा आपको। ओके। ये निडर के पीछे कभी डर नहीं पता था मुझे, सच्ची में। नहीं तो आप बताइए जिस प्रकार से मैं जाती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत निडर है। ओके। भले ही उन्होंने एक छोटे से गांव से आई है, मतलब जीन्स ही नीडर है। मेरी माँ तो, अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ बाबा उनके सामने। ओके। माय गॉड, वो मेरी साक्षात माँ भगवती स्वरूप है।
पढ़ी लिखी भी नहीं थी वो, 10वीं कक्षा तक की पढ़ी थी। एक छोटे से आंध्रा के गांव से आई है वो। आज के आंध्र प्रदेश जो है, तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश, जी। वहाँ के छोटे से गांव से एक बड़ी गरीब ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन निडर में इतनी निडर और इतना ही जिम्मेदारवान स्त्री थी वो। उन्होंने कभी भी किसी भी बात को अपना कमजोरी नहीं समझा। बड़ी विचित्र है, पता नहीं वो मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके कोख से जन्म ली, क्योंकि आज भी ऐसे बैठे मैं मेरे 50 साल एक क्षण के लिए अगर मैं थम जाऊं और मैं सोचूं, अरे क्या स्त्री है बाबू। एक बार भी उन्होंने मुझसे मजहब को कम करके बात किया है, कभी भी जात पात के नाम लेकर न बात किया है। हमारे घर में सब आते थे। आप यकीन नहीं करते हो कि हर साल हमारे घर में, क्योंकि हम लोग छोटा सा कॉलोनी में रहते थे, वहां सिर्फ गरीब ही रहते हैं। ओके। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउस, जो रोज क्या बोलते हैं ना, हर दिन का कूली नाली पे जो जाते हैं, वैसे एक कॉलोनी में रहते थे। मेरा पिताजी बहुत छोटा सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट में करते थे, और हमको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS से, जो बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड घर रहते हैं ना, जी। आज कई SC ST बस्तियों का घर होते हैं ना, उस बस्ती के घरों में मैं पल के बड़ी हुई। ओके। तो अगल बगल में ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते थे, मुसलमान के बच्चे रहते थे, और कई ST SC बच्चे रहते थे। तो वो सारे बच्चे हमारे घर ट्यूशन पढ़ने आते थे। मैं, मेरा भाई, मेरा पापा, मेरा मम्मा, सबको ट्यूशन पढ़ाते थे हम लोग। तो हमारा परिवार ट्यूशन पढ़ाने वाला परिवार था। तो पिताजी काम करके घर आते थे, शाम में हम सब लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। तो मेरी माँ, साल खत्म होने के बाद बच्चे सारे परीक्षा देते थे ना, इतने छोटे से LKG से लेकर 10वीं कक्षा तक, मेरी माँ बहुत बढ़िया खाना बनाती, इतना बढ़िया खाना। और अब तो ब्राह्मण परिवार से तो सिर्फ शाकाहारी खाना बनता था। तो सारे बच्चों को, मेरा माँ का नाम है सीतम्मा, और मेरे पिताजी का नाम है राम शर्मा जी। ओके। हाँ जी। मतलब आप भगवान का नाम है, और भगवान का बड़ी ये है, बोलते हैं ना, एक आश्चर्य का एक समय का मेल जोल था कि मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र जी है, मम्मा का नाम सीतम्मा है। तो साल के बाद छुट्टी से पहले माँ के हाथ का खाना हर बच्चा मोहल्ले में आकर बैठ के खाना, बढ़िया खाना बनता था घर में बच्चों के लिए। तो वैसे वो खाना देने वाले अन्नपूर्णा हर रूप देखा है मैंने। मतलब वो अनपढ़ थे लेकिन ब्रॉड माइंडेड थे, और लोगों बड़ी को 10वीं कक्षा तक, 4वीं कक्षा तक वो पढ़ाई भी सिखा देती थी। शी वॉज वेरी डायनेमिक। उन्हें हार कभी नहीं माना है, भले ही जीत हो हार हो, हार नहीं माना है। यानी कि अपना कर्तव्य निभाते रहती। वही चीजें आप में डेवलप हो गई, बस उनकी आशीर्वाद है। कोई एक फेवरेट श्लोक आपका? अरे बहुत सारे हैं। कोई एक जिससे कुछ बहुत पॉजिटिव वाइब आती हो आपको? नमस्ते सदा वल्लभे मातृभूमि, त्वया हिंदु भूमि सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे उपतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। क्या मतलब है इसका? ये RSS का, संघ का, माँ भारती के ऊपर राष्ट्रगीत है। वैसे तो मैंने कई श्लोक सीखे हैं, लेकिन पता नहीं, मैंने जब से ये सुना है, ऐसा लगता है मेरा हर रोम रोम ऐसा एक संगीत में से एक प्यार, एक भक्ति में इतना मैं जगड़ कर उलझ जाती हूँ। ऐसा लगता है, खास कर महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे। क्या वाक्य है। ये सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, मुझे इसका मतलब नहीं पता। महामंगले, इतना मंगलमय है, पुण्य भूमि है। ओके। माँ भारती ऐसी है, इससे बढ़िया कोई श्लोक। वैसे तो मैंने संस्कृत में कई श्लोक सीखे हैं हर भगवान के बारे में, लेकिन जब से मैंने ये सीखा है, जी, ऐसा लगता है माँ भारती
बड़े प्यार, एक माँ के रूप में सदा जब भी मैं बोलती हूँ जी कि मेरे सामने इतनी शांति भरी जी एक ऐसा सफेद साड़ी जी जो सिर्फ बच्चों को प्यार करने का एक व्यक्तित्व रखकर, माँ भगवती मुझे तो भारत माता के रूप में जब मैं श्लोक अपने आप नमन करती हूँ, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई भी श्लोक नहीं है आज। आप अभी भी बहुत नम हो रहे हैं, मतलब बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं आप। वो है मेरे साथ, मेरे चारों ओर है माँ भारती मेरे लिए। इसलिए आज जितनी ही मुझे श्लोक पता है, जितने ही मूल मंत्र मुझे पता है, जी लेकिन वो सारे मूल मंत्र मुझे यही सिखाए हैं, यह व्यक्तित्व दी है मुझे कि माँ भारती से बढ़कर आज मेरे लिए माँ नहीं है, भगवती नहीं है। वही है मेरे उच्छ्वास और निश्वास, यानी मेरा सांस लेना और छोड़ना वही है। मेरा जीवन का कर्तव्य उनको सुखी रखना है। आज मुझे इसके अलावा मृत्यु से पहले कोई कर्तव्य नहीं है। मैं भी अलग ही एनर्जी फील कर रहा हूँ मैम। ये आपने सनातन को डिस्क्राइब किया जितना हम समझते हैं, आपने हिंदुत्व के बारे में बताया, आपने माँ भारती के बारे में बताया, आपने अपनी जन्मदायित्री जननी के बारे में बताया। आपके आइडियल, जहाँ तक मैं समझ पाया, एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी होंगे। कैसे देखती हैं उनको आप? क्या व्यक्तित्व, अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब करना हो तो क्या है मोदी जी? क्योंकि मैं पर्सनली, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, पर मैं मोदी जी को मन ही मन परम पुरुष मानता हूँ। मेरे लिए मोदी जी कौन है? जी जब एक बच्चा नींद में एक बुरा सपना देखकर डर जाता है, एक माँ का हाथ बगल में अगर सो रहे तो एक पिता का हाथ, एक बड़े भाई का हाथ अगर पड़े एक छोटे से बच्चे को, वो फिर से सो जाता है ये समझकर अभी बुरा सपना नहीं आएगा। मोदी जी वो है मेरे लिए देश को, ओके। कि भारत के वासी मतलब उनके रहते डरने की अगर जरूरत नहीं। वो बुरा सपना कहीं देख ले कि क्या होगा मेरे भारत को, ऐसा लगता है कि मोदी जी का एक हाथ होगा उनके ऊपर, सो जा बेटा, सो जा, तो आगे बढ़ता जा, मैं हूं तेरे लिए, तो चिंता मत करना, भारत को कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। ओके। वो है मेरे लिए मोदी जी। और इन सब के बाद बहुत शॉर्ट में, क्योंकि इन डिटेल तो मैं समझ गया, मैं पर्सनली, माधवी लता जी को अगर डिस्क्राइब करना हो एकदम शॉर्ट में, क्या है एग्जैक्टली? माँ, ओके। मतलब बस आपके आसपास अगल बगल जो आपसे जुड़ना चाहे वो ये समझे कि मैं एक माँ माँ से, से जुड़ रही, माँ से। जुड़ रहा हूँ, जुड़ रही हूँ, बस। कोई और क्यों और होना आप वो चाहिए? एक मातृत्व स्त्री, देंगे उन्हें। स्त्री कुछ और क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। चाहे वो भगवती बनो, भारत बनो, जो भी बनो, माँ ही तो है। किसी का संरक्षण करने के लिए तो बाहर निकलती है, घर के अंदर हो संरक्षण करती है, घर के बाहर हो तो संरक्षण करती है। एक स्त्री माँ से बढ़कर आप क्या उनको एक टाइटल देना चाहते हो जिसके अंदर सब कुछ समा है? मैं माँ बनना चाहती हूँ, हर उस व्यक्ति को जिनको अन्याय हुआ, जिनको दुख, जो दुखी है, जिनका जीवन शायद थम गया हो, इस माँ से जो हो सके उसके लिए हम हाथ बटाएंगे, प्यार देंगे उन्हें, ताकि वो आगे बढ़कर कई लोगों को माँ का रूप दे सके। जी मैं वो माँ बनना चाह रही हूँ जिनसे कई लोग एक माँ का व्यक्तित्व लेकर आगे बढ़े और कई अनंत लोगों को वही प्यार, वही हाथ दे, ताकि भारत माँ हर में बसे। ओके। मुझे मतलब मैं ऑफ द कैमरा भी बहुत बातें करता हूँ लोगों से, डिस्कशंस इस तरह के, इतना डीप डिस्कशन मैंने कभी नहीं किया सच में। और मैं आई एम फीलिंग ग्लैड, मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा
मतलब परिवार का संस्कार। मुझे कनेक्शन सा भी फील हो रहा है कि मतलब इतने आसान तरीके से सब कुछ आपने जो डिस्क्राइब किया, और मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं होने दिया। मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा, पर मैं बहुत बहुत सुकून से रहा। मतलब मुझे अच्छा लगा सच में। वो मातृत्व वाली वो बताने की मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने पूछा ही ऑडियंस के लिए, वरना मुझे वो महसूस हुआ पहले ही। मैम, ये सब इमोशनल और शानदार बातों के बाद एक सवाल जस्ट मुझे रिमाइंड हुआ। मैं राजस्थान से हूँ, हाँ जी। मारवाड़ी जिनको बोलते हैं, मैं मारवाड़ी हूँ। नॉट इन तेलंगाना, बट मारवाड़ी पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। है ना। और बिना द्वेष की भावना के एकदम शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, लगभग अपने धंधे से मतलब रखते हैं, और आस पड़ोस के लोगों को बिना तकलीफ दिए शांति से रहने वाले लोग हैं। मैं मानती हूँ, क्योंकि कोई मेरे क्षेत्र अपवाद में होते मुझे हैं, वो प्यार अलग बात करने है वाले बहुत सारे मारवाड़ी हैं। जी। कुछ अपवाद होते होंगे, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम किसके लोग ऊपर नहीं है, बस वो सब में होता है भगवान के ऊपर भी करते हैं लोग। जी। तो साउथ के कुछ स्टेट में, जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, पिछले 2-4 सालों से ऐसा हो रहा है ना कि उनके लिए बिजनेस करना टफ हो गया है वहाँ पे। रियली? यस। क्यों कह रहे हैं उन आप ये पे बात? अटैक्स हो रहे हैं, शॉप्स जला दी जा रही हैं, लड़कों को अनायास आके थप्पड़ मार के जा रहे हैं लोग। मुझे एक बात बतानी दीजिए नॉट यहाँ इन पे। तेलंगाना, मेरे ध्यान में नहीं है ऐसा कोई मामला तेलंगाना मैं में। तमिलनाडु के बारे में बात करूंगी, आपके तेलंगाना के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं तमिलनाडु, चेन्नई में मैं निवास करती हूँ, ओके क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, ओके आईआईटी पढ़ रहे हैं, हमारे घर है वहाँ पर। तेलंगाना में मारवाड़ी लोग बहुत सारे लोग हैं, सॉरी तमिलनाडु में जी खास कर चेन्नई में बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल बहुत सारे बिजनेस सेटअप किए हुए हैं, जी काफी सारे जैन्स भी हैं। बिल्कुल। आम तमिलनाडु के प्रजा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ओके ये राजनीति है जो, वही कह रही हूं मैं, ये खुदगर्ज राजनीतिज्ञों की राजनीति है जी कि ये लोग जब इन मारवाड़ी बिजनेसमैन के ऊपर ऐसे कुछ हादसा करेंगे तो उत्तर और दक्षिण भारत का द्वेष पैदा होगा वहां पर, जैसे कि तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम का द्वेष पैदा करते हैं, जी नफरत। जी तमिलनाडु ने उत्तर दक्षिण भारत का द्वेष उठा लिया है, ओके। पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं वहां के रीजनल पार्टी वाले इतना ही है भैया। ओके देखिए वहां पे हिंदी भाषा का इतना द्वेष सिखाते हैं, जी लेकिन तमिलनाडु से कितने एक्टर्स हिंदी में एक्ट करते हैं। बिल्कुल कमल हासन जी से लेकर तो एक्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग कर रहे हैं टॉप, ना। ऑल टॉप कितने सेलिब्रिटीज। हीरोइंस आकर अपने हिंदी भाषा में बड़े बड़े हीरोइंस हुए, बिल्कुल उनको है दिक्कत? नहीं। तमिलनाडु में फिल्म्स चल रहे हैं ना, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भाषा चल रही है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत राजनीति को है। उन्होंने भाषा दक्षिण उत्तर का फर्क दिखाकर, वो द्वेष पैदा कर कर वो विष गुठा उन्होंने वहां पर, और अपनी राजनीति और मजबूत तेलंगाना करी। में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर किया है। मतलब मैं तो पॉलिटिकल आम स्टंट जनता है से कहती हूँ, सतर्क रहो भैया। जी। राजनीति, लोगों के राजनीति के चक्रव्यूह में मत पड़ो तुम, क्योंकि मेरा बेटा स्वयं एक मारवाड़ी के शॉप से रेमंड्स ओन करते हैं वो लोग। ओके वहां जाकर वो उनके सबसे खास कस्टमर है, और उनके बच्चे हमारे बेटा बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड दे वेरी हैप्पी, गुड टू डू। जी ये लोग चुन चुन कर करते हैं तमिलनाडु में, जी ये आम जनता नहीं है। ओके आम जनता का बहुत प्यार है वहां के मारवाड़ियों से, क्योंकि वो लोग खास कर मारवाड़ियों के गली में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो चाट वाट वहां पर खाते हैं ना, जी बहुत जी मजा आता बहुत है। मजा आता है। जी भैया भारतवासियों पर कोई ऐसा हम लोग क्या बोलते हैं, गलत फहमी नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए उनके ऊपर। बेचारे वो नहीं है, ना दक्षिण के रहने वाले ना उत्तर के रहने वाले, ये तो राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ है जो खुद के फायदा के लिए लोकल पार्टीज जो होते ना, जाके कांग्रेस इनके इनमें हाथ मिलाकर, इनको है ही पहले ऐसे ये लोग, और सिखाती है। ओके ये लोग संगठन में शक्ति है, सबका साथ सबका विकास, ये पलने नहीं दे रहे हैं।
क्योंकि जिस दिन ये पलने देंगे जी उनको डर है, जिस दिन भारत हर तरीके से एक हो जाएगा ना, उससे इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जाएंगी। हाँ, दुकानें बंद हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत मतलब अब तक जितना भी लोगों से मिला उन सब में ये स्पेशल था। ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। और मैं भी चाहूँगा कोई मेरे लिए, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है, कोई एक आध एडवाइस मेरे लिए, जितना भी आपने मुझे अभी समझाया 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की कन्वर्जेशन में, मैं आपके बच्चों की उम्र का ही हूँ, आपका ही बच्चा हूँ, हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे लिए कोई ऐसी एडवाइस या कोई सलाह देनी चाहें आप अभी अभी एक एंकर के रोल में आए हैं, जी यानी कि आप एक प्रकार से जर्नलिस्ट बने हैं, जी क्योंकि सवाल करना, जी। सच्चाई को बाहर निकालना, जी भले ही कुर्सी में बैठने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, सवाल करने का हक जो आप उस कुर्सी में बैठकर अपनाए हैं, जी उसे पीछे मत हटिए। ओके क्योंकि इस कुर्सी में बैठने वाले कोई भी हो, ये प्रजा के वजह से प्रसिद्ध हुए हैं, और प्रजा को हम कौन है, हम क्या सोचते हैं, हम किससे प्रभावित हैं, और हमारा कौन सी बात काम उनको प्रभावित करती है, ये सही सही प्रजा तक पहुंचाने का जिम्मेदारी वाली कुर्सी है वो। उसको न्याय कीजिए, भले ही हमारे पास जवाब हो ना हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पूछते रहना चाहिए। आपका हक है पूछना, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही देता है हमें। जी प्रेस, जी द फिफ्थ वन, इज वेरी पावरफुल। हाँ, प्रेस के अलग अलग रूप बदले हैं, जी 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 प्रिंटेड माध्यम से लेकर, छपने के माध्यम से लेकर, जी सैटेलाइट के माध्यम से लेकर, जी। आज सोशल मीडिया के माध्यम तक गई है, जो अच्छी बात है। जी सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सिर्फ सच्चाई। जी। वैसे आप तो मैं उसके- प्रेस का पार्ट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं लोगों की पॉडकास्ट इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग। जी दैट्स व्हाट आई एम जी सेइंग। जी जी आज के जमाने में जी माध्यम चेंज हुआ वाला माध्यम बहुत ही बदले, जी। आगे बढ़ा है, जी जी काफी विस्तार हुआ है जी। उसका। सिर्फ कटाक्ष वाली बातें ना रह के डिटेल में जानने का एक नहीं, पॉइंट जो ऑफ भी व्यू है। आपके मन में लगता है, आपको एक सवाल करना चाहिए। जी इसके पहले होमवर्क भी कीजिए, जो आपने किया है। जी मैं युवा पीढ़ी को यही समझाती हूँ। जी आज के दिन ये सारे यूट्यूबर्स आ गए, कई सच्चाइयां बाहर आई उनके वजह से, लेकिन कभी न कभी इनके वजह से गलत विषय भी बाहर आया है, जो सच नहीं है। जी आपके उम्र के हर उस युवा पीढ़ी से मेरा यही प्रार्थना है, ये जो कैमरा है, ये बड़ी पावरफुल चीज है। पावरफुल चीज, यस। आप उसके माध्यम से लोगों तक ज्ञान, विज्ञान, सच्चाई और जिम्मेदारी बांटना की एक थाम लीजिए अपने हाथ में। जी। ये है आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बस सिखाना तो वैसे हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि हम ही सीख रहे हैं जिंदगी में, हम क्या सिखा नहीं पाएंगे। नहीं, बट बहुत बहुत मैटर करती है आपकी एडवाइस, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ शुरू कर रहा हूँ, आप बहुत आगे पहुँच गए हैं। ऐसा कुछ नहीं। और आप ही लोगों को देख देख के हम लोग सीखते हैं। युवा पीढ़ी एक्चुअली, आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो फेमस चेहरे होते हैं, किसी भी तरीके से फेमस है, उनकी बातों को, उनके विचारों को जल्दी ऑब्जर्व करती है, क्योंकि वो उनके बार बार आगे आते हैं। तब तो युवा पीढ़ी को मैं, और एक आप में जो विनम्रता है, आपके माता पिता से आपको आया हुआ है, इसलिए मैं आपके माता पिता को यहीं से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। युवा पीढ़ी को सबसे पहली बात एक ही जानना चाहिए आपको, जो सर माता पिता के सामने न झुक पाएगा, जी वो कहीं भी नहीं झुक पाएगा। वो भगवान के सामने भी सही नहीं झुक रहा है, अगर झुक रहा है तो भी अपने आप को धोखा दे रहे हो। हमारा सबसे पहले भगवान अपने माता पिता ही है। जी सिर्फ माँ नहीं, सिर्फ पिता नहीं, माता पिता दोनों एकत्रित, इकट्ठे अपने भगवान है। विनम्रता से ही झुकाइए, आधा आधा मत झुकाइए, फैशन वाला मत करिए, ऐसा वाला आधा वाला मत करिए। जी पूर्ण तरह से उनके पैर छूना सीखिए। जी वो सही है, वो गलत है, यह हमारा हक नहीं है, लेकिन सही और गलत सीखने का मौका जन्म जो हमको दिए है देकर, आज मैं सही भी हो सकती, मैं गलत भी हो सकती हूँ,
लेकिन इतनी प्रजा का प्यार मैंने जो पाया है, अगर जन्म ही नहीं होता मेरा, मैं कहीं से कहाँ से प्यार पाऊंगी आप लोगों का। ये मौका मुझे देने का जो जिम्मेदारी, जो दर्द मेरे माता पिता ने उठाए, उसके लिए मैं सदा उनकी आभारी हूं और उनका पैर छूती हूँ, नमन करती हूँ उनका। और इसके बाद स्त्री होने के नाते जो इतना शक्ति मुझे मेरे अंदर है, ये मुझे भूलने नहीं दिए मेरे पति मुझे, इसके लिए मैं उनका भी चरण स्पर्श कर कर मैं उनका भी धन्यवाद कहती हूँ। और इतने सारे प्रजा जो निडर मुझे प्यार किए हैं, क्योंकि निडर इंसान को प्यार करना भी एक तरह से निडरता ही है। बिल्कुल। तो निडर जो मुझे प्यार और आशीर्वाद आपने दिए, उसके लिए भी मैं आप सबके सामने सर झुकाकर नमन करती हूँ और बड़ों का मेरा पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती हूँ। छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद है। बस यही चाहती हूँ, भारत सत्य के ओर, धर्म के ओर और एक उज्जवल भविष्य के ओर बढ़े, और इसका नेतृत्व मोदी जी और उनके जैसे कई एक अच्छे सत्पुरुष करे। बस यही चाहती हूँ। मैम, आखिरी में मैंने आपका एक शिवजी से रिलेटेड कोई मंत्र सुना है, बहुत बहुत भाव विभोर करने वाला है। प्लीज अगर आप सुना पाए थोड़ा सा। मैं शंकर भगवान का वेद से निकला हुआ रुद्र का अनुवाक जो बोलते हैं 11वां, यानी सबसे आखिरी का बोलती हूँ, जिसका अर्थ ये है, जो मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं ना, त्र्यंबकम यजामहे, जी, उसका अर्थ ये है, जो कद्दू का फल होता है जी, वो पौधा लता होती है ओके, जो जमीन पे बड़ी होती है, यानी कि आगे बढ़ती है। इस मंत्र का मूल अर्थ ये है कि हे भगवान, ये शंकर, जब तू मुझे मृत्यु देता है तो कद्दू के प्रति दे दे मुझे, यानी कि कद्दू का फल बड़े वजनदार होता है। तो जब वो पक जाता है अपने डाली से, यानी अपने लता से, वो इतना सरलता से बिछड़ जाता है जी, कि यानी जीव से निकल जाना, यानी मृत्यु के बराबर, जी, लेकिन बिना कोई दर्द का हो जाता है। जी, ये तभी हो पाता है मानव में, जब मानव सत्य, धर्म और न्याय का रास्ता लेके पकड़े, यानी कि मुझे इतना सरल मृत्यु दे, मांगने के पीछे का अर्थ ये है कि मुझे उतना धर्मबद्ध बनने का शक्ति दे। जी। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मृक्षीयमामृतात्। ये रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेव तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तमुष्टिः सुषुस्सु धन्वना यो विश्वत्सक्षयति भेषजस्य यक्ष्मा महेशौ मनसाय रुद्रं नमो विर्देवमसुरं दुवस्य। अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे भगवत्तरः, अयं मे विश्वभेषजो युगं शिवाभिमर्शनः। ये ते सहस्रमयुतं पासा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे। मृत्युवे स्वाहा, मृत्युवे स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। प्राणानां ग्रन्थिरसि मां रुद्रो विशान्तकः तेनान्नेन आप्यायस्व। ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। मम मृत्युर्नश्यत् आयुर्वर्ध्यतां सदाशिवों। शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धिसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने तो इसका मतलब खैर पहले ही समझा दिया था,
पर मतलब ना भी पता हो तो बहुत एनर्जी आ जाती है। थैंक यू वेरी मच मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों आज मेरे साथ सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं, राजनेत्री नहीं, दोस्तों आज मेरे साथ में सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं या एक साधारण एमपी कैंडिडेट नहीं थी, एक निडर लीडर थी, एक वॉरियर थी जो बातों से ही बता देती है कि उनमें लड़ने की कितनी क्षमता है। और हम सब ने उनके लड़ने के तरीके अलग अलग वायरल वीडियोस में कहीं ना कहीं देखे ही हैं। वो जो बताती हैं वो उनके फील्ड में झलकता है, और जो उनके फील्ड में झलकता है वो उनकी बातों में झलकता है। आज उनसे पर्सनली मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत डीप बातें करती हैं। आपने भी वीडियो देखा, चीज़ें समझ में आई, अच्छी लगी हो तो अपना ओपिनियन ज़रूर दें कि मैं और बेहतर इसमें क्या करूं। जो मेरी बातें होती है, जो मेरी कन्वर्जेशंस होती हैं, उनमें और बेहतर कैसे कर सकता हूं, और आपके लिए इन डेप्थ डिटेल में किसी भी इंसान को जानने में कैसे मदद कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।